हेलो 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 हेलो। अब आवाज आ रही है और वीडियो लैग भी नहीं कर रहा है शायद, आई बिलीव। थोड़ा सा चेंज किया है। चलो, लेट अस बिगिन, शुरुआत करते हैं। लेट अस स्टार्ट। आज भी अगर लैग कर जाता है तो ठीक है, कल से अपना सॉफ्टवेयर में स्टार्ट ही हो जाएगा, तो कल से कोई दिक्कत नहीं आएगी ऑनलाइन वालों आपको। चलो, आवाज बढ़िया आ रही है, बस लैग हो रहा है। ठीक है, कुछ समय के लिए लैग हो जाएगा और उसके बाद फिर से स्टार्ट हो जाएगा। कल के जैसे, कल भी ऐसे ही हुआ था, कुछ समय के लिए लैग हो रहा था और उसके बाद स्टार्ट हो गया था। चलो, सो देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, कल हमने शुरुआत जो की थी बेसिक डिस्कशन से शुरुआत की थी, और आज हम तो सिलेबस से कर लेंगे शुरुआत। ठीक है, लेकिन शुरुआत करने से पहले कल का जो भी हमने डिस्कशन किया है उसको एक बार कर लेंगे रिवाइज। तो कल हमने आपको सिलेबस के बारे में बताया था, टैक्स की सिलेबस के बारे में। टैक्स में, ठीक है, वी आर गोइंग टू डिस्कस टू पार्ट्स। पहला पार्ट 50 नंबर का डायरेक्ट टैक्स का, और दूसरा पार्ट 50 नंबर का इनडायरेक्ट टैक्स में। हम क्या पढ़ने वाले हैं बाय द वे? इनडायरेक्ट टैक्सेस में वी आर हैविंग जीएसटी एंड कस्टम्स। जीएसटी कितने मार्क्स का है याद है? 40-45। और कस्टम्स, ठीक है, 5 से 10 मार्क के लिए आता है। ओके, चलो। सो सिलेबस शुरू करने से पहले वी डिस्कस द मीनिंग ऑफ टैक्स। वेदांत जी, है ना? वेदांत जी, आप हमें बताएंगे कि टैक्स का मतलब क्या है? टैक्स वो है जो वो नहीं है। ओके, टैक्स क्या है वेदांत जी? शर्माइएगा मत वेदांत जी, बता सकते हो आप बिल्कुल। क्या है टैक्स? क्या है? क्या है? क्या है? यस, विवेक शर्मा जी, टैक्स, सॉरी, सारी क्लासेस जूम पे होने वाली है। ओके, चलो। हाँ, तो तब तक वेदांत जी भूल गए टैक्स क्या है, क्योंकि वेदांत के दिल में, दिमाग में कोई और बसा हुआ है। तो वेदांत जी, ठीक है, उनको थोड़ा सा पॉज कर लीजिएगा, फिलहाल टैक्स को याद कर लीजिएगा। वेदांत जी, टैक्स यानी क्या? टैक्स ये फीस है जो कौन किससे लेता है? सरकार लेती है। किससे? सिटीजन से। ठीक है, सो गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री कलेक्ट्स सर्टेन फीस फ्रॉम द सिटीजंस ऑफ दैट कंट्री, क्योंकि उनके लिए हमें अलग अलग फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी होती है। ठीक है, चलो, सो इसलिए गवर्नमेंट हमसे लेता है टैक्स। अब टैक्सेस सिर्फ एक गवर्नमेंट लेती है इंडिया में, या अलग अलग गवर्नमेंट लेती है? और इसके पीछे रीजन भी हमने आपको बता दिया। इंडिया बहुत बड़ा देश है, ठीक है। सो पॉपुलेशन वाइज इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट, और एरिया वाइज इंडिया इज सेवेंथ लार्जेस्ट। ठीक है, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। ओके, चलो, सो आज शायद सब लोगों ने नोटबुक लाई है अपने साथ। दैट्स रियली ग्रेट। सो पॉपुलेशन वाइज इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट, एंड एरिया वाइज इंडिया इज सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री। तो इतना बड़ा देश होने की वजह से एक सिंगल सरकार इस देश को चला नहीं सकती। इसलिए हिंदुस्तान में, इसलिए हिंदुस्तान में 3 टाइप की गवर्नमेंट बनाई गई। ठीक है, सबसे ऊपर पहली वाली गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, जो पूरे देश को संभालती है। ठीक है, जिसको हम हिंदी में केंद्र सरकार कहते हैं। उसके बाद स्टेट्स को संभालने के लिए राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट्स। ठीक है, और लोकल एरियाज को संभालने के लिए लोकल अथॉरिटीज, म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड ग्राम पंचायत से। ओके, सो ये सारे लोग मिलकर अलग अलग टैक्सेस कलेक्ट करते हैं। ठीक है, सो अब ये टैक्सेस का इस्तेमाल किन किन पर्पजेस के लिए होता है, तो समरी में बताया था। ठीक है, सो नेवी, एयरफोर्स, डैम्स, स्कूल्स, ठीक है, यानी एजुकेशनल फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, वाटर फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, आपको सुरक्षा, प्रोटेक्शन देने के लिए, ठीक है, हेल्थ फैसिलिटीज, रिसर्च, ऐसी कई सारी चीजें हैं जिसके ऊपर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इनकर करता है। ठीक है, पिछले 2-3 सालों से गवर्नमेंट ने किस चीज के ऊपर खर्चा बढ़ाया है? कोई आइडिया? हेल्थ के ऊपर। वेरी गुड। ठीक है, हेल्थ के ऊपर, यानी इनफैक्ट कोविड आने से पहले ही गवर्नमेंट ने ना हेल्थ के ऊपर आपका एक्सपेंडिचर इनकर करना शुरू किया। ठीक है, शायद आप लोगों ने पिछले कुछ सालों में सुना होगा कि 1 रुपया में इंश्योरेंस मिलता है इंडिया में। यस, वो कौन सा तो योजना है? आयुष्मान। ओके, आयुष्मान भारत योजना के तहत कई लोगों को बहुत सस्ते में इंश्योरेंस देने का काम अपनी देश की सरकार कर रही है। ठीक है, इनफैक्ट आप लोगों ने अभी तक नहीं लिया होगा उसमें इंश्योरेंस, तो जरूर ले लीजिएगा। गवर्नमेंट की बहुत बढ़िया स्कीम है, इतनी बढ़िया स्कीम तो कोई नहीं देता। इसके अलावा हेल्थ सेफ्टी के अलावा गवर्नमेंट बहुत सारी चीजों के ऊपर काम कर रहा है। ठीक है, सो अब इसके अलावा वो अटल पेंशन योजना है, जिसके तहत आपको बस 200-250 रुपए हर महीने देने हैं, और रिटायरमेंट के बाद आपको हर महीने 5,000 रुपए की पेंशन मिलेगी। ऐसे कई सारी स्कीम्स गवर्नमेंट ला रहा है।
विच आर वेरी मच बेनिफिशियल। अब ये सारी फैसिलिटीज आपको देने के लिए गवर्नमेंट को भारी भरकम खर्चा करना पड़ता है, इसलिए गवर्नमेंट आपसे दो टाइप के टैक्सेस लेता है, एक है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में दो टाइप के टैक्सेस आते हैं, कौन कौन से? इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स। ठीक है, इनके मीनिंग कल हमने डिस्कस किए थे। इनकम टैक्स इज ए टैक्स ऑन इनकम, तो हम अलग अलग टाइप की इनकम कमाते हैं, जैसे कि सैलरी इनकम कमाते हैं, बिजनेस इनकम कमाते हैं, यस कैपिटल गेन्स की इनकम कमाते हैं, यस रेंटल इनकम कमाते हैं, और यस इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ऐसे अलग अलग टाइप की इनकम कमाते हैं। जो भी हम इनकम कमाते हैं, इस इनकम के ऊपर हमें सरकार को टैक्स पे करना पड़ता है। ठीक है, सो ये टैक्स इनकम के ऊपर का है, इसलिए इसको इनकम टैक्स कहते हैं। और ये टैक्स हम डायरेक्टली सरकार को पे करते हैं। ठीक है, किसी के थ्रू नहीं पे करते, हम डायरेक्टली, ठीक है, हमने जितनी इनकम कमाई उस इनकम के ऊपर हम टैक्स पे करेंगे। ठीक है, डायरेक्टली गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा कर देंगे, इसलिए इसको डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। इसके बारे में कल चर्चा हुई थी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमने चर्चा की थी वेल्थ टैक्स के बारे में। वेल्थ टैक्स ये भी एक टाइप ऑफ डायरेक्ट टैक्स ही है, लेकिन वेल्थ टैक्स किस चीज पे लेवी होता है? इनकम पे या वेल्थ पे? वेल्थ माना एसेट्स। ठीक है, सो एसेट्स आप कैसे बनाते हो वेदांत जी? एसेट्स हम कैसे बनाते हैं? जो इनकम हम कमाते हैं उस इनकम से ही तो हम एसेट्स खरीदते हैं। ठीक है, जो भी आप इनकम कमाओगे उस इनकम से आप एसेट्स बनाओगे, और ये एसेट्स के ऊपर पहले सरकार वेल्थ टैक्स नाम का टैक्स लेती थी। ठीक है, सो वेल्थ टैक्स वाज नोन एज द टैक्स ऑन वेल्थ, दैट वाज टैक्स ऑन एसेट्स। ठीक है, बट गवर्नमेंट ने ये कर दिया अबॉलिश। ठीक है, क्यों अबॉलिश कर दिया? इसके पीछे कारण भी हमने कल जान लिया। लोग अपना वेल्थ डिस्क्लोज करते ही नहीं, पीपल डोंट डिस्क्लोज देयर वेल्थ। ठीक है, सो लोग वेल्थ डिस्क्लोज नहीं करते हैं, इसलिए वेल्थ टैक्स को धीरे धीरे करके अबॉलिश कर दिया। चलो, सो अब एक ही डायरेक्ट टैक्स में एक ही टैक्स बाकी है, दैट इज इनकम टैक्स। ठीक है, इनकम टैक्स का तकरीबन 12 लाख करोड़ का एनुअल कलेक्शन है गवर्नमेंट का। 12 लाख करोड़ के आसपास एनुअली गवर्नमेंट इनकम टैक्स कलेक्ट करता है देश के लोगों से। ठीक है, चलो, अब ये 12 लाख करोड़ पे करने वाले, यानी 12 लाख करोड़ ये जो पे करने वाले लोग हैं, इसमें से कंपनियों का टैक्स का अमाउंट ज्यादा है। सबसे ज्यादा टैक्स हिंदुस्तान में कौन पे करता है? कॉर्पोरेट्स। ठीक है, अब इंडिविजुअल्स जो, यानी इनकम सिर्फ क्या इंडिविजुअल्स कमाते हैं या कंपनियां भी कमाती हैं? कौन इनकम कमाता है? कंपनीज भी बिजनेस चलाती है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, इन्फोसिस है, टीसीएस है, बड़ी बड़ी कंपनी है, इनकम कमाते हैं, ये इनकम के ऊपर टैक्स पे करते हैं, तो उनका टैक्स का अमाउंट ज्यादा है। ऑफ कोर्स ज्यादा ही होगा, क्यों? इनकम भी वो उतना ही ज्यादा कमाते हैं ना। ठीक है, जैसे रिलायंस का जियो धन धनाधन क्वार्टरली 5-5 हजार करोड़ कमाता है, तो 5,000 करोड़ रुपया, ठीक है, हम जैसे आम इंसान को कमाना मुमकिन है क्या? नहीं, तो इनके ऊपर वो टैक्स भी ज्यादा पे करता है। तो 12 लाख करोड़ में तकरीबन 8-9 लाख करोड़ तो कॉर्पोरेट टैक्स, यानी कंपनियों का ही टैक्स होगा। ठीक है, हम लोग सब लोग इंडिविजुअल्स मिला के 3-4 लाख करोड़। ठीक है, इसमें भी मैंने बताया कि इनकम टैक्स कौन पे करता है? जो इनकम कमाता है। जैसे आप लोग अभी इनकम टैक्स पे कर रहे हो क्या? या नॉट पेइंग इनकम टैक्स? सर हम लोग इनकम ही नहीं कमाते तो हम लोग इनकम टैक्स क्यों पे करेंगे? ठीक है, सो आप लोग इनकम टैक्स नहीं पे करते। ठीक है, सो इनकम टैक्स पे करने वालों की संख्या कितनी बताई थी मैंने? इस देश में 136 करोड़ की अप्रोक्सीमेट पॉपुलेशन में से कितने करोड़ लोग इनकम टैक्स पे करते हैं? यस, 5 से 6 करोड़ लोग इनकम टैक्स का रिटर्न भरते हैं, यानी समझ लो चलो इनकम टैक्स पे करते हैं। ठीक है, सो 136 करोड़ में से केवल 6 करोड़, यानी बहुत ही कम परसेंटेज, 4 से 5% लोग इनकम टैक्स पे करते हैं। चलो, कोई बात नहीं। सो यहां तक कल के सत्र में चर्चा हुई थी। कल के सत्र में हमने आपको यह भी बताया था, अगर सपोज फॉर्चुनेटली सर की लेक्चर में ही क्यों प्रॉब्लम होता है, ओके, मेरे लेक्चर में ही क्यों प्रॉब्लम होता है पता नहीं। ठीक है, शायद ये जो अपने गूगल के मालिक हैं, इनको मेरे से कोई दिक्कत होगी शायद। ठीक है, सो मेरे वक्त इन लोग, ठीक है, आप यूट्यूब में कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हैं। चलो, सो अब देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, मैंने यहाँ पे बिटरेट भी तो कम किया है, वीडियो का बिटरेट कम किया है, सब कुछ तो ठीक है, ओके, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, कोई बात नहीं बच्चों, वैसे तो मैं बाद में यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, आज के लिए, कल के लिए, कल से तो अपना जूम पे हो जाएगा, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आप लोगों को लेक्चर देखने में। ठीक है, सिर्फ आज के दिन बस आवाज से काम चला लीजिएगा, बीच बीच में हो जाएगा ठीक, 10-15-20 मिनट के बाद ठीक हो जाता है ये। चलो,
सो दोस्तों यहाँ तक का चर्चा हम हमारे कल के सत्र में हुआ था. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इनडायरेक्ट टैक्स. इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे. आर यू रेडी? ठीक है, शुरुआत करें? पक्का? चलो फाइन. सो इनडायरेक्ट टैक्स, बेसिकली इनडायरेक्ट टैक्सेस आर नोन एज द टैक्सेस ऑन ट्रांजैक्शन. इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम टैक्सेस ऑन ट्रांजैक्शन कहते हैं. पहले समझ लीजिएगा, ठीक है, उसके बाद लिखने के लिए समय मिलेगा, चिंता ना करें. इनडायरेक्ट टैक्सेस आर द टैक्सेस ऑन ट्रांजैक्शन. सो आसानी से बताओ, इजी वे में बताओ. चलो, ब्रेक होता है आपका, एक लेक्चर के बाद ब्रेक होता है. यस, ब्रेक में क्या करते हो सर? फिलहाल तो हम बैठे रहते हैं, ठीक है, थोड़ा सा फैमिलियर हो रहा है माहौल से, एग्जीक्यूटिव से. लेकिन यानी आप लोगों, जितने आपके शक्ल से शांत लग रहे हैं, वाकई उतने शांत हो आप लोग? आई डाउट. ठीक है, ऐसा नहीं है सर हम, लेकिन क्या है ना, नया नया है सब कुछ, तो इसके लिए थोड़ा सा शांत शांत टाइप के है. ठीक है, हमारे अंदर का राक्षस कुछ दिनों के बाद जागृत हो जाएगा सर. सुबह सुबह ही सर और मैं बात कर रहे थे कि बच्चे एकदम स्टार्टिंग में एक 10-15 डेज होते हैं, तो उसमें लेक्चर शुरू होने के आधे घंटे पहले आके बैठते हैं, इतना एक्साइटमेंट होता है. ठीक है, बस 15 दिन की बात है, 15 दिन के बाद भी देखते हैं, सर बोल रहे थे कितने लोग बराबर लेक्चर के पहले आते हैं. चलो, सो अच्छा है, ये एक्साइटमेंट होना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है ऐसे आप इतना सिंसियरली पढ़ते हो. बस एंड तक ऐसी सिंसियरिटी रखिएगा. ओके, अपने अंदर के उसको, ठीक है, कभी भी बाहर मत निकलने दीजिएगा, ठीक है, जब तक बैच कंप्लीट नहीं होती है. हाँ, तो दोस्तों आप सभी लोग अच्छे हैं. ब्रेक जैसे ही हो जाता है, लेकिन भूख लगना शुरू होती है. आप लोगों को लगती है नहीं पता नहीं, लेकिन मेरे को तो बहुत भूख लगती है. लगती है? कल खाना थोड़ा सा, आधी एक रोटी ज्यादा गई होगी, और रात को नींद भी बहुत बढ़िया आई होगी. सोए थे रात को बहुत अच्छे से. एक हफ्ते के बाद तो बहुत अच्छे से सोओगे. ठीक है, यानी आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरे को नींद नहीं आ रही है, कंप्लेंट. आपके माँ बाप परेशान हो जाएंगे, आप व्हाट्सएप पे ऑनलाइन क्यों नहीं दिख रहे. ठीक है, रोज तो 11-11, 12-12 बजे तक दिखते हैं, आजकल नहीं दिख रहे. ठीक है, ऐसे वाला सीन हो जाएगा. ठीक है, चलो दोस्तों, अब बात मुद्दे की बात करते हैं. मुद्दे की बात यह है, जैसे ब्रेक हो जाता है, ब्रेक होने के बाद आप बाहर चले जाते हो, कुछ खाने के लिए लेते हैं. ठीक है, ज्यादा करके, ठीक है, आपकी जनरेशन को घास फूस पसंद आता है, वेफर्स लेंगे, बिस्किट लेंगे, चॉकलेट लेंगे. चलो, आपने समझो बिस्किट का पैकेट ले लिया, गुड डे बिस्किट 20 रुपए वाला लेते हो, तो बिस्किट के ऊपर कहीं लिखा होता है ₹20, और ब्रैकेट में कुछ लिखा होता है. क्या लिखा होता है? इंक्लूसिव ऑफ टैक्स. यस, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस. व्हाट इज दैट ऑल टैक्सेस? ये ऑल टैक्सेस क्या है? ओके, कुछ तो होगा सर. ठीक है, जीएसटी. ओके फाइन. कितना टैक्स होगा उसमें अंदाजन? 5%. ओके, चलो 5% की समझो, 20 रुपए में 1 या 2 रुपया टैक्स है समझो. ठीक है, तो अब जब भी आप कोई चीज खरीदने के लिए जाते हो, तो कोई भी चीज खरीदो, ये मैंने बिस्किट का एग्जांपल दिया, ऐसी कोई भी चीज खरीदो, ठीक है, मैक्सिमम 90% ऑफ द प्रोडक्ट्स पे लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस. ओके, लेकिन ये जो प्रोडक्ट आप खरीदते हो, प्रोडक्ट खरीदते वक्त आपको लगता है कि आप टैक्स पे कर रहे हो या प्रोडक्ट की प्राइस पे कर रहे हो? बिस्किट खरीदते वक्त आप क्या बोलते हो? 20 रुपया बिस्किट की कीमत है, 20 रुपया उस बिस्किट की कीमत है. ठीक है, सो वी आर पेइंग 20 रुपीज फॉर दैट बिस्किट. बट एक्चुअली, ठीक है, ये मैकेनिज्म ऐसा है, या 20 रुपया बिस्किट के लिए पे कर रहे हो खरीदने के लिए, या उसमें कुछ टैक्स भी आप पे कर रहे हो? टैक्स भी. तो ये मैकेनिज्म कैसे वर्क होता है, तो ये समझाने के लिए छोटा सा एग्जांपल आपकी स्क्रीन पे रखा है. ठीक है, एग्जांपल कुछ इस प्रकार से है. भाई ये कट हो रहा है. ओके, एग्जांपल कुछ इस प्रकार से है. ओके, समझो ये सेलर है, ठीक है, और एक बायर है. ये बायर किसी दुकान में गया शॉपिंग करने के लिए. ठीक है, मॉल है समझो, उस मॉल में शॉपिंग करने के लिए गया, शॉपिंग की उसने, ठीक है, और 10,000 की चीजें खरीदी. फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपीज की शॉपिंग की है. ठीक है, सो बहुत 2 साल हो गए, 2 सालों से मॉल खुले ही नहीं थे, अभी खुले हैं. ठीक है, सो लोग भर भर के जाके शॉपिंग कर रहे हैं. ठीक है, शॉपिंग नहीं, कम से कम विंडो शॉपिंग तो चल ही रही है. ओके, सो अब गए 10,000 रुपए की शॉपिंग की. ठीक है, अब 10,000 रुपए की शॉपिंग प्लस उस पे 1,000 रुपए का जीएसटी, ऐसे कुल मिला के 11,000 रुपया लगाए. इनफैक्ट प्रोडक्ट की प्राइस ही 11,000 रुपया थी. ठीक है, आपने टोटल पूछा उसको बिल कितना हुआ, तो उसने बताया, ठीक है, सेलर ने बताया कि 11,000 रुपया बिल हुआ. ठीक है, वो बोले 11,000 का ब्रेकअप दे. ठीक है, क्योंकि टैक्स तो जो लगे हुए थे, तो टैक्स की टोटल ली तो 11,000 रुपया आया. हर जगह लिखा था इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, इंक्लूसिव ऑफ. आप बोले कि ब्रेकअप दे, इसमें टैक्स कितना है, तो आपको ब्रेकअप दिया गया कि भाई देखो, आपने जो शॉपिंग की है ना, उसमें 10,000 रुपया, ठीक है, जो भी गुड्स खरीदे आपने उसकी कीमत है,
और से 1000 रुपया यानी 10,000 के से 10% आपसे जीएसटी लिया गया है। ठीक है, 10% क्या लिया गया है? जीएसटी। सर जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? ये हम लोग जानते हैं सर, गुड्स एंड सर्विस। सर ये किस पे लगता है? गुड्स पे एज वेल एज सर्विसेज पे। तो जो गुड्स या जो सर्विसेज आप बेचते हो यानी सेलर, ठीक है, सेलर को सरकार ने बोल दिया। किसको बोला है? सेलर को। किसने बोला है? गवर्नमेंट ने। क्या बोला है? जब भी तू गुड्स बेचेगा या फिर सर्विसेज बेचेगा, वो बेचते वक्त, ठीक है, प्राइस के साथ तू कस्टमर से जीएसटी भी ले। ठीक है, प्राइस के साथ तू कस्टमर से क्या ले? जीएसटी। तो मॉल वाला बोलता है भाई मोदी जी ने हमें बोला है। क्या बोला है और कब बोला है? 2017 इस साल में बोला है। 2017 के 1 जुलाई के पहले मोदी जी टेलीविजन पे आए थे और तब बोले थे कि पूरी देश में लाऊंगा मैं जीएसटी। ओके, तो तब से हर एक सेलर के ऊपर जिम्मेदारी है। किस चीज की जिम्मेदारी है? जब भी वो गुड्स बेचेगा या सर्विस बेचेगा तो आपसे वो जीएसटी लेगा। ठीक है, गुड्स की कीमत के साथ जीएसटी लेगा। तो आपने बोले भाई फिर ये मोदी जी ने तेरे को बताया क्या? जरा हमें भी बता। देख भाई, जब भी मैं गुड्स बेचता हूं ना, सेलर समझा रहा है। किसको समझा रहा है? सेलर बायर को समझा रहा है। जब भाई देख भाई, जब भी मैं गुड्स बेचता हूं या सर्विसेज बेचता हूं तो मैं तेरे से गुड्स का प्राइस भी लेता हूं, सर्विसेज का प्राइस भी लेता हूं और उसके साथ मैं सरकार ने बताया हुआ जीएसटी भी लेता हूं। तो 10,000 रुपया गुड्स की कीमत, 1,000 रुपया जीएसटी, ऐसे कुल मिला के मैंने तेरे से कितने लिए? 11,000 रुपये। कितने लिए? 11,000 रुपये। 11,000 रुपीज इज द अमाउंट दैट आई हैव चार्ज्ड। ओके, अब ये 11,000 रुपया लेके, ठीक है, आप इसका आगे करते क्या हो? ठीक है, बायर पूछ रहा है। किसको पूछ रहा है? ओके, वो बोलता है देख 10,000 रुपया मेरे है इसमें से और 1,000 रुपया किसके हैं? तो मैं कलेक्ट करता हूं और बाद में किसको दे देता हूं? गवर्नमेंट को। तो मैं ये 1,000 रुपया गवर्नमेंट को पास कर दूंगा। ओ, ये बात है। इसका मतलब कौन किससे टैक्स लेता है? कौन किससे जीएसटी लेता है? सेलर लेता है। किससे लेता है? बायर से। भाई साहब, कौन किससे टैक्स लेता है? वेरी गुड। और अपने जेब में टैक्स रखता है, गवर्नमेंट को देता है। ओके फाइन। और एक क्वेश्चन पूछूंगा, टैक्स किसके जेब से निकला है? एक्चुअली टैक्स का बर्डन किसके ऊपर है? बायर के ऊपर। तो टैक्स पे करने की जिम्मेदारी बायर की है, लेकिन बायर डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर रहा है या सेलर के थ्रू पे कर रहा है? इसका मतलब 11,000 में से 1,000 रुपया टैक्स जो था वो बायर ने ही बेयर किया है। किसने बेयर किया बर्डन? लेकिन बायर ने डायरेक्टली गवर्नमेंट को दिया नहीं है। बायर ने किसको दिया? सेलर को। और सेलर ने, ठीक है, ये इसलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, क्योंकि जो ये टैक्स का बर्डन बेयर करता है ना, वो ये टैक्स कभी भी गवर्नमेंट को डायरेक्टली नहीं देता, किसी के थ्रू देता है। यही सबसे बड़ा फर्क है डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस में। डायरेक्ट टैक्स यानी इनकम टैक्स था। अब आपने जो इनकम कमाया, ये इनकम के ऊपर आप टैक्स किसको देते हो? डायरेक्टली गवर्नमेंट को। बीच में कोई है क्या? नहीं। लेकिन ये इनडायरेक्ट टैक्सेस के केस में होता क्या है? इनडायरेक्ट टैक्सेस गवर्नमेंट डायरेक्टली कलेक्ट करता है क्या? नहीं। तो किसको बोलता है कलेक्ट करने के लिए? सेलर को। सर इससे फायदा क्या है? ये इनडायरेक्ट टैक्सेस में ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करने के पीछे फायदा क्या है? लोग टैक्स पे करते लेकिन उनको समझ में नहीं आता कि वो टैक्स पे कर रहे हैं। इनडायरेक्ट टैक्स पिंच नहीं करते। इनडायरेक्ट टैक्स क्या नहीं करते? पिंच नहीं करते। डायरेक्ट टैक्सेस पिंच करते। देखो बात ऐसे है ना, देखो जैसे फॉर एग्जांपल ये समझने के लिए एक एग्जांपल देता हूं। आप बीमार हो जाते हो। जब भी बीमार होते हो तो आप क्या करते हो? किसके पास जाते हो? डॉक्टर के पास। वेरी गुड, ठीक है। सो ये डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर आपको पूछता है, दो ऑप्शन देता है, ठीक है। देखो आपको ठीक होना है, जल्दी ठीक होना है या धीरे धीरे ठीक होना है? आप बोलते हैं नहीं नहीं लेक्चर्स करने हैं सीएस एग्जीक्यूटिव के, ठीक है, एकदम बढ़िया सिलेबस है, ठीक है, पढ़ने में मजा आ रहा है, ठीक है, सो जल्दी ठीक होना है। तो डॉक्टर बोलता है लगाना पड़ेगा क्या? इंजेक्शन। ठीक है, नहीं सर इंजेक्शन से बहुत डर लगता है, कुछ कुछ होता है सर इंजेक्शन से। तो वो बोलते देखो इंजेक्शन लगवाऊंगा तो क्या होगा? जल्दी ठीक हो जाओगे, ठीक है। मेडिसिन जल्दी, लिक्विड वाला मेडिसिन है, जल्दी आपके बॉडी में रिएक्शन देगा, एक्शन देगा, ठीक है, जल्दी ठीक हो जाओगे, ठीक है। तो जल्दी लगवाओ, ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत होगी, ठीक है, लेकिन ठीक जल्दी होगी। नहीं तो दूसरा ऑप्शन है क्या? यस, मेडिसिन टैबलेट्स खाओ, हफ्ते भर टैबलेट्स खाओ, धीरे धीरे ठीक हो जाओगे। जैसे टैबलेट्स का असर धीरे धीरे होते रहेगा बॉडी, ठीक है। सो कौन सा मैकेनिज्म, यानी दोनों का मकसद एक ही है, आपको ठीक करवाना, लेकिन एक जल्दी ठीक करवाता है और एक लेट, ठीक है। इंजेक्शन की वजह से क्या आपको महसूस होता है दर्द? टैबलेट से दर्द महसूस होता है?
ओके, सो इसमें से डायरेक्ट टैक्स जो है ना इंजेक्शन है, ठीक है, आपके जेब से निकलेगा, आपको पता चलेगा कि आपके ऊपर कुछ ना कुछ असर हो रहा है। इनडायरेक्ट टैक्सेस आप पे करते हो, आपको कभी पता चलता टैबलेट जैसे, ठीक है, महसूस नहीं होता। जैसे अब मैं आपको इस बात का एहसास दिलाऊंगा, ठीक है, किस बात का एहसास दिलाऊंगा कि आप लोग अभी कौन सा टैक्स नहीं पे कर रहे हो, इनकम टैक्स पे कर रहे हो क्या आप लोग? ठीक है, अभी आप इनकम, सर हमारा इनकम ही नहीं है, हमारा इनकम टैक्स पे करने का सवाल ही क्या आता है, वी डोंट पे एनी टाइप ऑफ इनकम टैक्स। तो आप लोग इनकम टैक्स यानी डायरेक्ट टैक्स नहीं पे करते, लेकिन आप कौन सा टैक्स पे कर रहे हो? इनडायरेक्ट टैक्स पे कर रहे हो या नहीं? ठीक है, कर रहे हो, लेकिन आपको पता है कि आप इनडायरेक्ट टैक्स पे कर रहे हो, ठीक है, ओके चलो, ये पता होगा आप इनडायरेक्ट टैक्स पे कर रहे हो, लेकिन ये पता नहीं होगा कि हम कितना पे कर रहे हैं, ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें कभी महसूस ही नहीं है। जैसे आपने बताया सर अभी हम नीचे जाके अगर बिस्किट खरीदेंगे तो हमें लगता है 20 रुपए का हमने बिस्किट खरीदा, 20 रुपए हमने उस दुकानदार को दिए, उसने हमसे लिए है, ठीक है, ओके, आपको वहां पे कभी भी पता नहीं चलता कि इसमें से कुछ हिस्सा किसको मिलने वाला है, गवर्नमेंट। ओके चलो, अब ये समझने के लिए थोड़ा सा इलाबोरेट करते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स कैसे वर्क करता है, ठीक है, और वो आपको कैसे पिंच करता है। दोस्तों, आप दिन भर में अलग अलग गुड्स या सर्विसेज कंज्यूम करते हो, ओके, अप्रोक्सीमेटली कितनी वैल्यू के गुड्स या सर्विसेज कंज्यूम करते हो? अप्रोक्सीमेटली बताओ, एग्जैक्टली नहीं, तो अंदाजा लगाओ, खुद का जजमेंट होता है कि मैं दिन भर में इतनी वैल्यू के गुड्स और इतनी वैल्यू के सर्विसेज कंज्यूम करता हूं, करती हूं, कितने की करते होंगे अंदाजन? 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया? सर 100 रुपया सर, ज्यादा ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं सर, ठीक है, नहीं नहीं नहीं, आपके कैलकुलेशन ना बहुत गलत हो जाता है, इसलिए ना कैलकुलेटर लाए हो, ओके, आज मोबाइल वाला यूज कर लो अगर नहीं लाए होंगे तो, ठीक है। सो आपने क्लास की फीस भरी है, ओके, ये क्लास की फीस किसके लिए भरी है, गुड्स के लिए या सर्विसेज के लिए? ओके, क्या इसमें हमने आपसे सर्विस टैक्स लिया है? हाँ, सप्लाई ऑफ गुड्स एज वेल एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज पे सेलर की जिम्मेदारी है, क्या ले, बायर से टैक्स, तो आपने भरा है लेकिन आपको पता नहीं चला, आपने, आपको लगता है आई कैन वाले को दिया है, ठीक है। सो बच्चे क्लास में बैठे बैठे कैलकुलेशन मस्त करते हैं, ऑनलाइन में इतने स्टूडेंट्स, फेस टू फेस में इतने स्टूडेंट, इनटू इतना फीस, सर इतना कमाता है ना, सर का इनकम बहुत जल्द कैलकुलेट होता है, ठीक है, लेकिन उसमें गवर्नमेंट को कितना जाता है वो कभी कैलकुलेट होता नहीं है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अब हम अपन कैलकुलेशन करते हैं। समझो फॉर एग्जाम्पल अभी फेस टू फेस वालों, ठीक है, आप लोगों ने समझो ऑफर में 35,000 में एडमिशन लिया है समझो, तो 35,000, ठीक है, ये आपकी साल भर की फीस हो गई समझो, अपने को पर डे का कैलकुलेशन करना है, तो एक काम करो 35,000 डिवाइड बाई 365 करो, ठीक है, एक साल का खर्चा आपका 35,000 है समझो, साल भर की फीस आपने 35,000 भरी, ठीक है, साल भर में 365 दिन होते हैं, तो एक दिन का आपका ये सर्विस का खर्चा कितना है? 96 रुपीज पर डे आप खर्चा कर रहे हो, ठीक है, और ये भी हमने अज्यूम किया कि ये सर्विस आपने पूरे साल भर कंज्यूम करनी है, ठीक है, समझो आपकी बैच सिर्फ 6 मंथ्स की है, तो छोड़ दो, लेकिन अपने पूरा 3 तो 96 रुपीज आपका पर डे सिर्फ, ठीक है, किसका खर्चा हो गया? किसका? क्लासेस का, प्लस, ठीक है, रोज का, ठीक है, मोबाइल, ओके, महीने भर का मोबाइल रिचार्ज कितने का होता है? कम से कम 200 रुपए का, कम से कम महीने भर का, आप क्वार्टरली प्लान मत, महीने भर का अपन 200 रुपया पकड़े, महीने भर का 200 रुपया नहीं, दिन का अप्रोक्सीमेटली 10 रुपया, दिन का अप्रोक्सीमेटली 10 रुपया, जोड़ दो उसमें +10, ये तो सिर्फ मोबाइल का, और किसका हो गया? क्लासेस का, प्लस नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, कुछ ना कुछ इसमें से एक तो चीज होगी आपके पास, नहीं है, कुछ नहीं है, झूठ मत बोलो कुछ भी नहीं है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, गुड्स तो कंज्यूम करते हो दिन के, कितने के गुड्स कंज्यूम करते होंगे? ये तो मैंने सर्विस में 2 ही सर्विस ली आपकी, मोबाइल की और ये, गुड्स कितने के कंज्यूम करते हो? ठीक है, हाँ, शॉपिंग करते हो, साल में कितनी बार शॉपिंग करते हो? जरूर करते हो शॉपिंग, झूठ नहीं बोलने का, क्लास में मेरे सामने क्या ही झूठ बोलोगे यार। ओके, सो साल भर में कम से कम नहीं बोले तो 10-12 हजार की शॉपिंग होती होगी, 10-12 हजार है, कपड़े खरीदते हो, जूते खरीदते हो, ठीक है, वॉल, कुछ ना कुछ तो खरीदते रहते हो, 10-12 हजार की आराम से शॉपिंग होती है, महीने भर की 1,000 रुपए की, दिन भर की 100 रुपए की, ठीक है, 100 रुपए की क्लोथिंग ऐड कर दो उसमें, ठीक है, और फूड तो हमने कंसिडर नहीं किया, ठीक है, समझो 50 रुपया ही पकड़ लो फूड का खर्चा, ठीक है, सो कितना हो गया आपका एक दिन का खर्चा? 250 रुपया मिनिमम प्राइस कितना है? 250 रुपीज। अब ये 250 के 10% निकालो, 250 के 10%, ये 250 क्या है? वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट सिंगल इंडिविजुअल कंज्यूम्स इन इंडिया ऑन एन एवरेज, मैंने एकदम लीस्ट लिया,
₹250 के 10%, कितना रुपया आता है? 25 रुपीज पर डे आप इनडायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट को देते हो। और इनडायरेक्ट टैक्स में सिर्फ जीएसटी देते हो। 25 रुपए का क्या देते हो? जीएसटी। एक इंसान एक दिन इस देश में सरकार को 20 से 25 रुपए का जीएसटी देता है। ठीक है, 25 रुपया आ गया इंटू 136 करोड़। सर ये 136 क्या है? 136 करोड़ अपनी देश की पॉपुलेशन। ठीक है, सो 25 रुपीज इंटू 136 करोड़ कितना आता है? 3480, यानी अप्रोक्सीमेटली 3500 पकड़ो। 3500 क्या आ गए सर? करोड़ रुपया। एक दिन में 3500 करोड़ रुपया इतना जीएसटी आप सरकार को देते हो। पर डे 3500 इंटू 30 डेज करो, कितना आता है? इंटू 30 डेज कितना आता है? 1,05,000 करोड़ इतना जीएसटी हर महीने सरकार को मिलता है। सर आपकी कैलकुलेशन गलत है। एक काम करने का, लेक्चर होने के बाद गूगल पे सर्च करने का मंथली जीएसटी कलेक्शन या जीएसटी कलेक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2021। ठीक है, या नवंबर अभी तक खत्म नहीं हुआ है, अक्टूबर कर लो। चलो अक्टूबर 2021 का बाद में, आप अभी नहीं। पिछले महीने सरकार ने 1,15,000 करोड़ के आसपास, 1,15,000 1,20,000 करोड़ के आसपास जीएसटी का कलेक्शन किया है। एक महीने में इतना जीएसटी आप पे करते हो। समझ रहे हो हिसाब कैसे आया? यस, ठीक है। सो ये मैंने बहुत ही लिस्ट, अभी इसमें तो आप थोड़े से वो हो जाओगे, यानी सीएस पास हो जाओगे। सीएस पास होने के बाद आप खरीदना शुरू करेंगे। रियल खरीदना तो आपका उसके बाद होगा। ठीक है, खुद के लिए वो खरीदोगे ना, वो क्या होता है, हाँ, 4 व्हीलर खरीदोगे, कार खरीदोगे, घर खरीदोगे, ठीक है, फर्नीचर खरीदोगे, बहुत सारी चीजें खरीदते रहोगे। बस खरीदते ही रहोगे तो आपके खर्चे बहुत बढ़ेंगे। खर्चे बढ़ेंगे तो क्या, आप खरीदोगे, इसका मतलब कोई ना कोई बेचेगा। कोई ना कोई बेचेगा तो बेचते वक्त आपसे क्या लेगा? जीएसटी। और किसको देगा? हाँ, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्स एंड डायरेक्ट टैक्स? धीरे धीरे करके बताना। ठीक है, क्या डिफरेंसेस लगते हैं आपको? अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस का, तो मुझे बताइए। ओके, यहां पे तो कनेक्शन लॉस्ट ही आ गया। ओ माय गॉड। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। ओके चलो, सो ऑनलाइन वालों, कल से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आज के दिन थोड़ा सा, ठीक है, मैं बाद में लेक्चर अपलोड कर दूंगा। अपलोड करने के बाद देख लेना। एक मैसेज डाल देता हूं इनके लिए। स्ट्रीम ही बंद कर देते हैं। चलो, ओके, सो हाँ दोस्तों, तो हम कह रहे थे कि क्या डिफरेंसेस है डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस में? व्हाट आर द डिफरेंसेस? ठीक है, क्या लगता है आपको, क्या डिफरेंसेस है? यस, डायरेक्ट टैक्स पिंच करता है, इनडायरेक्ट टैक्स पिंच नहीं करता। ये पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, डायरेक्ट टैक्स क्या सभी लोग पे करते हैं? नहीं। ठीक है, सो डायरेक्ट टैक्स सिर्फ जो इनकम कमाते हैं वही डायरेक्ट टैक्स पे करते हैं। व्हाट अबाउट इनडायरेक्ट टैक्सेस? सभी 136 करोड़ की आबादी में से हर एक जन इनडायरेक्ट टैक्स पे करता है। सर कैसे? क्योंकि हम सभी लोग कोई ना कोई गुड्स खरीदते हैं, नहीं तो सर्विस, और रोज खरीदते हैं। तो इसका मतलब सर ये हम ऐसे कह सकते हैं कि ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है, इसका कलेक्शन गवर्नमेंट का थ्रू आउट द ईयर चलते रहता है। क्योंकि ऐसे है कि हम साल के एंड में ही गुड्स खरीदेंगे, सर्विसेज खरीदेंगे? नहीं, हम गुड्स या सर्विसेज कब खरीदते हैं? रोज खरीदते हैं। तो हम टैक्स एक ही दिन पे करते हैं, यानी एक ही बार पे करते हैं, या थ्रू आउट द ईयर पे करते रहते हैं? लेकिन इनडायरेक्ट, ये डायरेक्ट टैक्सेस जो है, डायरेक्ट टैक्सेस, ये आप कब पे करते हो? साल में, एट द एंड ऑफ द ईयर अप्रोक्सीमेटली, ऐसे पकड़ के चलो। क्यों? क्योंकि हम इनकम कब कैलकुलेट करते हैं? पूरा साल खत्म होने के बाद। बचपन में पढ़ा होगा पी एंड एल बनाना, बैलेंस शीट बनाना, है ना? पी एंड एल कब बनाते हैं? एट द एंड ऑफ द ईयर, 31 मार्च को बनाते हैं। पी एंड एल बनाने के बाद हमारा क्या कैलकुलेट होता है? प्रॉफिट। प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद क्या कैलकुलेट होगा? टैक्स। तो ये पी एंड एल हम साल भर बनाते हैं या ओनली एट द एंड ऑफ द ईयर? ठीक है, इसलिए डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन थ्रू आउट द ईयर नहीं चलता।
डायरेक्ट टैक्सेस का कलेक्शन जनरली साल के अंत में गवर्नमेंट का होता है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस गवर्नमेंट को थ्रू आउट द ईयर मिलते रहते हैं। ओके, और क्या डिफरेंसेस है दोनों के बीच में? डायरेक्ट टैक्सेस लोग पे करते हो ना, ठीक है, ऐसे, ठीक है, दिल पे पत्थर रख के पे करते हैं, यार मैं इतना टैक्स पे कर रहा हूँ। इनडायरेक्ट टैक्स में पत्थर वत्थर दिल पे नहीं होता है, ठीक है, क्यों? उनको समझ में ही नहीं आता ना तो पे कर रहे हैं, ठीक है। जैसे पेट्रोल डीजल खरीदते हैं, ओके, पेट्रोल डीजल खरीदते हो, कितने का पेट्रोल डीजल है? 110 रुपए के आसपास का पेट्रोल डीजल आता है। सो 110 के आसपास का पेट्रोल डीजल जो है, उसमें गवर्नमेंट को आप टैक्स पे करते हो, कितना टैक्स पे करते हो? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को मिलकर 70 रुपया टैक्स पे करते हो, ठीक है। 110 रुपए के पेट्रोल डीजल में 70 रुपया गवर्नमेंट को आप टैक्स पे करते हो। क्यों इतना टैक्स है वो आगे आगे धीरे धीरे समझ में आ जाएगा आपको। तो लेकिन आपको क्या लगता है, आप पेट्रोल के लिए 110 रुपया दे रहे हो, ठीक है, हाँ मैंने बंद कर दिया है क्योंकि वो आ ही नहीं रहा है, ठीक है, ओके। सो इतना टैक्स गवर्नमेंट को आप पे करते हो, ठीक है, पेट्रोल डीजल में सिर्फ 70 रुपया, बाकी प्रोडक्ट्स का तो अलग सही, वो तो छोड़ ही दिया मैंने, ठीक है। चलो, सो मित्रों, ये इनडायरेक्ट टैक्सेस की खासियत है, लोग पे तो करते हैं लेकिन उनको कभी भी लगता नहीं कि उन्होंने ये टैक्स पे किया, ठीक है। सो दिस आर सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस फॉर द गवर्नमेंट, ठीक है। सारी लोगों से, पूरी जनता से गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करती है बिना पिक्चर में आए हुए। अगर मोदी जी रोज आपके घर से 25 रुपया मांग के जाते तो आप रोज मोदी को गाली देते, ठीक है, साला मेरे से 25 रुपया लेता है रोज का, साला मेरे से 25 रुपया लेता है। डायरेक्टली लेता तो गाली देते, लेकिन डायरेक्टली ले रहे या इनडायरेक्टली तो महसूस ही नहीं होता, ठीक है। यही इनडायरेक्ट टैक्सेस की खासियत है। इसलिए दुनिया भर में सबसे ज्यादा पॉपुलर जो टैक्स है वो कौन सा है? इनडायरेक्ट टैक्स। अब ये इनडायरेक्ट टैक्सेस ना इवॉल्व हुए हैं ओवर द पीरियड। जैसे हम लोग, सब लोग कौन थे पहले? बंदर, ठीक है, थोड़ा एंशियंट डेज में गए हम, हमारे, ठीक, हमारे पूर्वज कौन थे? सबके सब बंदर लोग थे, ठीक है। वी हैव इवॉल्व्ड ओवर द पीरियड, ठीक है। सो पहले इंसान जंगल में रहता था, धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ, ये सब हम हिस्ट्री जानते हैं। वैसे ये टैक्स का इवोल्यूशन हुआ है। पहले टैक्सेस, लगान मूवी देखिए, देखिए ना सभी ने, लगान इज व्हाट? टाइप ऑफ टैक्स ओनली, ठीक है, दैट वाज आल्सो टाइप। तो ये पहले टैक्सेस बहुत स्ट्रिंजेंट थे, ठीक है, बाद में धीरे 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 इनके लिए स्ट्रक्चर बनाया। 19 इंडिया में भी, आजादी के बाद भी, इन 1990s में द रेट ऑफ इनकम टैक्स वेंट अप टू 90%। 90, इस देश की सरकार बर्बाद हो रही थी, आपको पता नहीं होगा तो बता दे आपके लिए, ठीक है, देश की सरकार बर्बाद हो रही थी 1990 के दशक में। सरकार के ऊपर इतना कर्जा हुआ था, इतना कर्जा हुआ था कि वर्ल्ड बैंक को पैसे देने के लिए, लोन रिपे करने के लिए अपने पास कुछ नहीं था। इसलिए इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो गोल्ड रिजर्व है ना, वो गोल्ड रिजर्व गिरवी रखा गया था। इट वाज एंटायर गोल्ड रिजर्व वाज गिवन एज सिक्योरिटी टू द वर्ल्ड बैंक, ठीक है। इतनी इंडिया की हालत खराब थी, और उस दशक में रेट ऑफ इनकम टैक्स 90% तक गया था। 90%, कैन यू इमेजिन? यानी आप 100 रुपया कमाते हो, उसमें से 90 रुपया आपको किसको देने? गवर्नमेंट को। और आपके लिए कितने रहेंगे? 10 रुपया, ठीक है। कैन यू इमेजिन सच ए कंट्री वेर इन यू आर रिक्वायर्ड टू पे 90 रुपीज ऑफ योर इनकम, 90% ऑफ योर इनकम, ठीक है, भाग जाओगे इस देश, उस देश में से, ठीक है। आप क्या सोचोगे, कमाते किसके लिए भाई? हमारे लिए है, सरकार के लिए, ठीक है। सीएस बनोगे, 5 लाख रुपए का समझो आपका पैकेज है, तो 5 लाख में से 4,50,000 सरकार को देंगे और 50,000 रुपया आप खर्चा करो। ऐसे करेंगे तो क्या करोगे सर? बचे हुए 50,000 में पिस्टॉल लेंगे और मोदी जी का खून कर देंगे सर, यही कर सकते हैं हम, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। तो इतना रेट ऑफ टैक्स गवर्नमेंट को, यानी गवर्नमेंट कलेक्ट करता था। आजादी के बाद भी एक ही दशक में ऐसे हुआ था, एक ही ईयर में इनफैक्ट ऐसे हुआ था, क्योंकि उस देश, उस साल में गवर्नमेंट के पास पैसा ही नहीं बचा था, ठीक है, बहुत खराब स्थिति हुई थी। लेकिन ऐसी स्थिति न हो, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों ने टैक्स पे करना जरूरी। चलो, सो ये तो मैंने आपको दोनों टैक्सेस के बारे में समझा। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, को अगर डिफाइन करना है तो किस प्रकार से डिफाइन किया जाता है? इनडायरेक्ट टैक्सेस आर कलेक्टेड इनडायरेक्टली फ्रॉम द जनरल पब्लिक। ये भी जनता से ही कलेक्ट करते हैं, डायरेक्टली नहीं, किसी के थ्रू। ओके, इनडायरेक्ट टैक्सेस आर द टैक्सेस ऑन ट्रांजैक्शन, ऐसे भी कहा जाता है। ओके, इनडायरेक्ट टैक्सेस आर द टैक्सेस ऑन ट्रांजैक्शन का मतलब, ओके चलो, आप अगर दुकान में जाके गुड्स खरीदते ही नहीं, तो दुकानदार आपको गुड्स सेल नहीं करेगा, तो आपसे टैक्स कलेक्ट। तो ये टैक्स कब आता है पिक्चर में? जब आप गुड्स परचेस करते हो, यानी वो सेलर आपको सेल करता है, इसका मतलब ट्रांजैक्शन हुई, परचेस और सेल ऑफ गुड्स की ट्रांजैक्शन, परचेस और सेल ऑफ सर्विसेज की ट्रांजैक्शन हुई, तो ये टैक्स पिक्चर में आएगा, वरना ये टैक्स पिक्चर में आता नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने क्लास के लिए एडमिशन ही नहीं लिया था, तो आप फीस नहीं पे करते, तो हम आपसे जीएसटी नहीं लेते। गॉट द पॉइंट?
सो दैट्स व्हाई ओके सर ये इनडायरेक्ट टैक्सेस में कौन कौन से टैक्सेस आते हैं? सिर्फ जीएसटी है या इसके अलावा भी टैक्स है? जीएसटी के अलावा और एक इनडायरेक्ट टैक्स है दैट इज कस्टम्स। सर वो कस्टम्स किस पे लगता है? कस्टम्स सर कस्टम्स ड्यूटी सुना है कभी? ओके चलो, दूसरे देश से जब गुड्स खरीदते हैं तो उसको क्या कहते हैं? इंपोर्ट। ठीक है, कॉमर्स में पढ़ा होगा 11th 12th में कभी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। ठीक है, इंपोर्ट इज बाइंग ऑफ गुड्स फ्रॉम अ कंट्री अदर देन इंडिया। इंडिया के बाहर से इंडिया के अंदर माल खरीद के लाना, इसको इंपोर्ट कहते हैं। एक्सपोर्ट क्या है? इंडिया से इंडिया के बाहर जब गुड्स भेजते हैं, ठीक है, सेल करते हैं, तो भी कॉल इट एज एक्सपोर्ट। ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगता है कस्टम्स ड्यूटी। क्या लगता है? कस्टम्स ड्यूटी। ठीक है सर, इसके पीछे वजह क्या है? जब मैं कस्टम्स पढ़ाऊंगा ना तो उसमें डिटेल में पढ़ाऊंगा। ओके तो सर आप ऐसा कहना चाहते हो, इफ परचेस एंड सेल ऑफ गुड्स, ठीक है, टेक्स प्लेस आउटसाइड इंडिया, इफ परचेस एंड सेल ऑफ गुड्स टेक्स प्लेस, तो उसके ऊपर कस्टम्स ड्यूटी लगता है। एंड इफ परचेस एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेक्स प्लेस विद इन इंडिया, तो उस पर क्या लगता है? जीएसटी। अगर इंडिया में बाइंग सेलिंग किया तो जीएसटी, इंडिया के बाहर जाके बाइंग सेलिंग किया तो कस्टम्स। ठीक है, आई बिलीव आपको समझ में आ गया। ओके सर, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में केवल 2 ही इनडायरेक्ट टैक्स हैं क्या? हाँ, फिलहाल के लिए 2 ही है, लेकिन जीएसटी आने से पहले कई सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, उसकी भी लिस्ट आगे आएगी, चिंता मत करना। ठीक है, सो इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? इट इज अ टैक्स कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट थ्रू इंटरमीडियरीज। इनडायरेक्ट टैक्सेस गवर्नमेंट डायरेक्टली कलेक्ट करता है या इंटरमीडियरीज के थ्रू कलेक्ट करता है? इंटरमीडियरीज का मतलब क्या है? सेलर्स। गवर्नमेंट ने किसके ऊपर जिम्मेदारी रखी है इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करने की? सेलर। गवर्नमेंट ने बोल दिया है सुपान सर, ठीक है, बच्चों को एडमिशन देंगे ना, तो याद रखना आपके फीस के साथ क्या लेना? जीएसटी। तो मैं कौन हो गया गवर्नमेंट का? इंटरमीडियरी, एजेंट। आई एम द सेलर्स आर द एजेंट। ठीक है, उनको बोल दिया बाहर से टैक्स कलेक्ट करके हमें देना। ठीक है, गॉट इट? चलो उसके बाद ये परचेस एंड सेल विद इन इंडिया हुआ तो जीएसटी लगेगा। परचेस एंड सेल आउटसाइड इंडिया यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ तो कौन सा इंडायरेक्ट टैक्स लगेगा? कस्टम्स। ठीक है, अब इस टैक्स को हम कंजम्पशन बेस्ड टैक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंजम्पशन। सर कंजम्पशन क्यों? क्योंकि ये गुड्स और सर्विसेज आप लोग क्या करने वाले हो? कंज्यूम करने वाले हो। तो कंजम्पशन पे जो टैक्स लगा है इसलिए उसको कहा कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। ठीक, चलो वेरी गुड दोस्तों। सो अब ओके, व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक डेवलपमेंट? ओके, इकोनॉमी डेवलप हो रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, ये कैसे यानी कैसे पता चलता है? कैसे होता है इकोनॉमिक ग्रोथ, जरा बताओ। पर कैपिटा इनकम। ओके, इनकम कब इंक्रीज होती है? सर इकोनॉमिक्स के बारे में हम ज्यादा सोचते नहीं। एग्जैक्टली, देखो मैं बताता हूं आपको, गणित बहुत सिंपल है। दुनिया का एक सिंपल सा नियम है, एक का खर्चा दूसरे का इनकम है। सर क्या बोले आप? दुनिया का एक सिंपल सा नियम है, एक का खर्चा दूसरे का इनकम। आप लोगों ने क्लास की फीस भरी? क्लास की फीस भरी आप लोगों ने? फीस आपके लिए क्या है? एक्सपेंडिचर। हमारे लिए क्या है? वेरी गुड। आप लोग सीएस बनोगे, किसी कंपनी में जॉब करोगे, कंपनी आपको सैलरी देगी, कंपनी के लिए सैलरी क्या है? एक्सपेंस। आप लोगों के लिए क्या होगी? यानी क्या नियम है? एक का खर्चा दूसरे का इनकम है। ओके, तो आपका इनकम कब बढ़ेगा? एग्जैक्टली यानी इसका मतलब अगर किसी का खर्चा बढ़ गया तो किसी की इनकम बढ़ती है। इकोनॉमिक ग्रोथ इज नथिंग बट इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर। व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ? खर्चा बढ़ाओ, हर एक चीज जब महंगी होगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, सिंपल है। ओके चलो, ये समझने के लिए, ये एकदम सिंपल लॉजिक समझने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम मशीन में डाल देता हूं मैं और 10 साल पहले पीछे लेके जाता हूं। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली आपकी आज की एज क्या होगी? ठीक है, वैसे एग्जैक्टली बताने की जरूरत नहीं, मैं अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ, 20 साल के आसपास होंगे आप लोग, बताओ ना। ओके 20 साल के आसपास होंगे, 18 19 20 बड़े। ठीक है, ओके, अब 10 साल पीछे लेके गए मैं आपको, यानी 2010 में लेके गया मैं आपको। 2010 में नन्हे नन्हे बच्चे रहेंगे आप, शायद 5th 6th स्टैंडर्ड में, शायद, है ना? ओके, तब आप लोगों को पेट्रोल और डीजल की कीमतें पता थी कितनी है? नहीं थी। ओके, 40 50 60 रुपया,
50-60 रुपए में डीजल आता था, ठीक है। ओके चलो, तब सब्जी कितने में आती थी? 1 किलो सब्जी कितने में आती होगी अप्रोक्सीमेटली? पेरेंट्स से सुना है कभी गणित? कभी तो सुनते होंगे, यहाँ 10 साल पहले ये चीज इतनी में मिलती थी, अब इतने में मिलती है, ठीक है। हाँ, तब ना 10 रुपया किलो में सब्जी मिलती थी, 10 रुपीज के जी में कोई भी सब्जी लो, 10-15 रुपीज के जी के आसपास। आज 1 किलो सब्जी को कितना पे करना पड़ता है? 50 रुपया कम से कम, अप्रोक्सीमेटली ऑन एन एवरेज 40-50 रुपया पे करना पड़ता है, बराबर। क्या हो गया? ये चीजें सस्ती हो गई या महंगी हो गई? महंगी हो गई, यानी आपका खर्चा बढ़ गया। अब आपका खर्चा बढ़ा यानी किसी ना किसी की का इनकम बढ़ गया। तो ये खर्चा सिर्फ एक प्रोडक्ट का बढ़ा है, एक ही प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ी है, या आप सारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स की कॉस्ट बढ़ी है? ओके, आपके घर में अगर कोई सीनियर सिटीजन होगा, दादा दादी नाना नानी, या इनसे कभी बात करके देखो, वो अपने जमाने की बात करते हैं, वो अपने जमाने के बारे में बताते हैं, ठीक है। अपने जमाने के बारे में बताना यानी क्या? वो बोलते हैं कि मेरे तुझे पता है तेरे दादा की, तेरे दादी की, नाना की, नानी की पगार 150 रुपया हुआ करती थी, 500 रुपया हुआ करती थी। कभी तो बात करो उनसे, उनकी जनरेशन के बारे में कभी तो समझने की कोशिश करो। बोलते हैं 500 रुपए की पगार में पूरे महीने भर 10 लोगों की फैमिली चलती थी, ठीक है। सर ये कैसे मुमकिन है 500 रुपए में? कैन वी इमेजिन? इट्स इम्पॉसिबल सर। हम मैगडी में जाते तो 500 रुपया उड़ जाते सर, पिज्जा खाते सर तो उड़ जाते सर 250, 200, 500, ठीक है सर। 500 रुपए का आजकल 10 रुपया किसी बेगर को, या जब आप समझो सिग्नल के यहाँ अगर रुकते हो और किसी को आपने, किसी ने पैसे मांगे आपको और उसको आपने 1 रुपया दिया, तो मुंह पे फेंक के देता है। 1 रुपए की कोई वैल्यू रही है? नहीं है, बेइज्जती करेगा, भाई पैसा नहीं है तो मत देना, 1 रुपया क्यों दे रहा है, ठीक है, ऐसे बोलते हो, ठीक है। उनको भी मिनिमम कितना चाहिए अभी? 10 रुपया। और हम जब स्कूल में थे ना, तो हमें पॉकेट मनी 1-2 रुपया मिलता था, 2-2 रुपया हमें पॉकेट मनी मिलता। वो तब हमारे जमाने में वो इक्लेयर्स की चॉकलेट जो थी वो बहुत पॉपुलर थी, स्कूल में इक्लेयर्स बहुत फेमस था। तो इक्लेयर्स तब 50 पैसे में 2 इक्लेयर्स आती थी, ओके। 1 रुपए में 4 इक्लेयर्स आते थे, हम बहुत खुश हो जाते हैं। अब आज के जमाने में आपके माँ बाप आपको अगर 2 रुपया 5 रुपया पॉकेट मनी देंगे तो आप क्या करोगे? हैं? ठीक है, बोलेंगे कि इफ आई एम गिवन एन ऑप्शन, मैं मेरे माँ बाप बदल देता हूँ। चलो, तो दोस्तों दैट इज अ थिंग। तो इसका मतलब क्या है ना, आपके पहले खर्चे भी कम थे, इसलिए 500 रुपए की सैलरी में भी पूरा महीना चलता था, ठीक है। लेकिन अभी खर्चे बढ़े तो इनकम भी बढ़ गई लोगों की। तो आप लोग जो पगार कमाओगे, अभी जितना पगार कमाओगे आप, ठीक है, सपोज इफ यू स्टार्ट योर जर्नी एट ए सैलरी ऑफ रुपीज से 5 लाख और 10 लाख, तो आपको 10 लाख रुपए की पगार स्टार्टिंग मिलेगी, तो आप बहुत खुश हो जाओगे। लेकिन आप जानते हो आपके बच्चों की स्टार्टिंग पैकेज क्या होगी? 50 लाख रुपीज विल बी द स्टार्टिंग पैकेज, आपके बच्चों की बोल रहा हूँ। और आप तब आपके बच्चों को सुनोगे 50 लाख रुपया कमा रहा है यार, मैंने तो 10 लाख में शुरू किया था, ठीक है, शुक्र मनाना चाहिए। तो नहीं पता तब घर की कीमतें 1 BHK फ्लैट की प्राइस भी उस जमाने में 5 करोड़ रुपया हो जाएगी आपके बच्चों के टाइम पे, ठीक है। सो इस दिस इज नोन एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो व्हाट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट? इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर, ठीक है। सो जैसे खर्चा बढ़ेगा वैसे इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा, इकोनॉमी ग्रो होगी आप लोगों की, ठीक है। और ये क्यों करता है सरकार? क्योंकि सरकार खुद चाहता है कि लोगों के खर्चे बढ़े, खर्चे बढ़ेंगे तो इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन बढ़ेगा, तो सरकार ज्यादा खर्चा कर पाएगा इन सारी चीजों पे, ठीक है। चलो फाइन सर, ये तो आपने समझा दिया। तो सर हमें दोनों टाइप समझ में आ गए, डायरेक्ट टैक्स यानी क्या, इनडायरेक्ट टैक्स यानी क्या, दोनों का मतलब समझ में आ गया, ओके। तो सर अब आप हमें बताइएगा, आप शुरुआत किस टैक्स से करना चाहोगे? कौन सा टैक्स पहले सिखाओगे आप हमें, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? कौन सा मैंने सिखाना चाहिए आपको, बताओ। डायरेक्ट टैक्स सिखाओ या इनडायरेक्ट टैक्स? चॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, कौन सा पढ़ना पसंद करोगे? चलो एज ए सर, ये पढ़ाने से पहले हमें ये बताओ सर, अगर समझो हम CS बन जाते हैं और हम सब डिसाइड कर लेते हैं हमें टैक्स में प्रैक्टिस करनी है सर, तो हमने किस टैक्स में ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा पैसे कमा पाएंगे हम? डायरेक्ट टैक्स में ज्यादा पैसा कमाएंगे या इनडायरेक्ट टैक्स की प्रैक्टिस में? ओके, कौन सा टैक्स है जिसके कंप्लेंट्स ज्यादा होंगे, डायरेक्ट टैक्स के कंप्लेंट्स या इनडायरेक्ट टैक्स के? सोचो थोड़ा सा, कौन सा टैक्स बार बार आता है? इनडायरेक्ट टैक्स। किस टैक्स में नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ज्यादा होते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस में नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ज्यादा होंगे, ठीक है। दिन भर में एक दुकानदार कितने प्रोडक्ट सेल करेगा? कई सारे। जैसे फॉर एग्जांपल आईकन में हर एक बैच में बहुत सारे बच्चे एडमिशन लेते हैं, लेते हैं नहीं? तो हर एक एडमिशन पे हमें GST भरना है,
उसका हिसाब मेंटेन करना है, रिटर्न फाइल करना है, गवर्नमेंट को डिटेल्स देने हैं। तो हमेशा याद रखिएगा इनडायरेक्ट टैक्स में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस है, बहुत ज्यादा पैसा है इनडायरेक्ट टैक्स की प्रैक्टिस में, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस में बहुत ज्यादा कंप्लायंस है। और इनडायरेक्ट टैक्स साल भर चलते रहता है। डायरेक्ट टैक्स साल में एक ही बार कंप्लायंस आएगा, इनडायरेक्ट टैक्स का साल भर कंप्लायंस है, तो इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स में प्रैक्टिस बहुत ज्यादा है। ओके, अब प्रैक्टिकली स्पीकिंग कितने लोग इनडायरेक्ट टैक्सेस में प्रैक्टिस करते हैं? जितने भी प्रोफेशनल्स पास होते हैं उसमें से केवल 5 से 10% लोग, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, मैक्सिमम लोग किसकी प्रैक्टिस करते हैं? डायरेक्ट टैक्सेस की। ठीक है, क्यों सर? क्योंकि पहले के इनडायरेक्ट टैक्स बहुत कॉम्प्लेक्स थे, जीएसटी आने से पहले इतने कॉम्प्लिकेटेड थे कि कोई उसमें घुसना ही नहीं चाहता था। इसलिए ठीक है, लोगों की प्रैक्टिस, जो पुराने आपको कंसल्टेंट दिखेंगे ना, उनकी इनडायरेक्ट टैक्सेस की प्रैक्टिस होती ही नहीं थी। डायरेक्ट टैक्सेस की प्रैक्टिस पूरे पुणे में यू विल फाइंड हार्डली 5 to 10 प्रैक्टिशनर्स, पुराने प्रैक्टिशनर्स जो इनडायरेक्ट टैक्सेस में प्रैक्टिस करते थे। इसलिए ना इनडायरेक्ट टैक्स के लिए स्कोप बहुत ज्यादा है अभी। ठीक है, क्योंकि पुराने प्रोफेशनल्स प्रैक्टिस नहीं करते थे। जीएसटी आने के बाद वो तो डर ही गए जीएसटी से, ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो जो नए नए आप जैसे नौजवान प्रोफेशनल्स बाहर निकलेंगे, उन लोगों ने इनडायरेक्ट टैक्सेस में प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको बहुत ज्यादा स्कोप है, बहुत ज्यादा। ठीक है, नॉट ओनली दैट, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस के प्रैक्टिशनर्स है वो न केवल इंडिया में इनडायरेक्ट टैक्स की प्रैक्टिस करे, बल्कि इंडिया के बाहर के भी इनडायरेक्ट टैक्सेस में उनकी प्रैक्टिस है। ठीक है, यूके और यूएस, इन कंट्रीज में इनडायरेक्ट टैक्स के प्रैक्टिशनर्स है ही नहीं, बहुत कम। ठीक है, सो इंडिया के कंसल्टेंट ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस में जाके प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो सर आप कौन सा टैक्स शुरू करना पसंद करोगे सर, बताओ? मैं शुरू करूंगा डायरेक्ट, नहीं इनडायरेक्ट टैक्स। सर क्यों? वजह बता दो सर, इनडायरेक्ट टैक्स क्यों शुरू कर रहे हो? इनडायरेक्ट टैक्स कितने मार्क्स के लिए है? 50 मार्क्स के लिए, काफी आसान है आपको। क्या बोलते हैं, काफी आसान, यानी पढ़ने के लिए भी आसान और पेपर भी इजी आता है। 50 में से कम 40 नंबर आपको इनडायरेक्ट टैक्स में आ सकते हैं मिनिमम। कितने नंबर आ सकते हैं? 40 नंबर आपको इनडायरेक्ट। क्यों सर ऐसा क्यों? क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स आपको यहाँ पे इंट्रोडक्टरी लेवल पे है, और सीएस प्रोफेशनल में आपको यही इनडायरेक्ट टैक्स बहुत डिटेल्ड है 70 नंबर के लिए। कितने नंबर के लिए? 70 नंबर। सीएस प्रोफेशनल में भी टैक्स का सब्जेक्ट है एडवांस टैक्स लॉज, जिसमें वेटेज 70 मार्क्स जीएसटी का है और डायरेक्ट टैक्स का 13 मार्क्स का वेटेज है। ठीक है, इसलिए जीएसटी यहाँ पे भी अच्छे से पढ़ो, प्रोफेशनल में भी आपकी काम की चीज है। ठीक है, नॉट ओनली दैट, यहाँ पे अगर आपको एग्जीक्यूटिव में टैक्स में एग्जम्पशन लाना है, तो जीएसटी में कम से कम 40 नंबर लाना मैंडेटरी है। सर फिर ये इनडायरेक्ट, ये इनकम टैक्स डिफिकल्ट है क्या? नहीं, डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन वास्ट है। 50 नंबर के लिए परवड़ता नहीं है आपको। जब 50 मार्क्स के लिए आप डायरेक्ट टैक्स पढ़ते हो ना, वही सीए इंटरमीडिएट के एग्जामिनेशन में उतना ही सिलेबस 100 मार्क्स के लिए, यानी सीए इंटर का 100 नंबर का सिलेबस आपको इंस्टीट्यूट ने 50 नंबर में फिट करवा के दिया। ठीक है, सो 50 सर ये बहुत ही वास्ट है। जी हाँ, वास्ट है। ठीक है सर, तो आप डरा रहे हो क्या? नहीं नहीं नहीं, नहीं, अरे हम तो अपन सभी पढ़ने वाले हैं, अपने लिए दोनों भी सेम है, क्योंकि अपन मार्क्स के लिए पढ़ ही नहीं रहे हैं, अपन पढ़ रहे हैं ठीक है आगे जाके अपने को इसका फायदा करना है, करवा के लेना है। ठीक है, सो दोनों भी पढ़ाऊंगा, दोनों में पढ़ने में मजा आएगा आपको, कोई भी वैसे कुछ डिफिकल्ट लगेगा नहीं, क्योंकि इत्मीनान से पढ़ने वाले हैं। लेकिन ठीक है, अब पासिंग के स्ट्रेटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, और स्कोरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से विल स्टार्ट विद इनडायरेक्ट टैक्स फर्स्ट। ठीक है, जीएसटी के साथ शुरुआत करेंगे, नया नया प्रावधान है, पढ़ने में भी बहुत मजा आता है। तो क्या हम शुरुआत कर सकते हैं? चलो सर, अब ये जो जीएसटी है इसका फुल फॉर्म तो हम जानते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। लेकिन सर जीएसटी आने से पहले हिंदुस्तान में, ठीक है, जीएसटी डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है? जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी इज योर, गिव द हेडिंग गुड्स एंड सर्विस। पहले तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में आपने लिखा है? नहीं लिखा, तो पहले 2-4 पंक्तियां लिख दीजिएगा। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स करके हेडिंग देना। डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच का डिफरेंस, यानी इसमें सब कुछ आ जाएगा, डेफिनेशन आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगा। डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, वो डिस्टिंग्विश बिटवीन निकालते थे ना, ऐसा टी फॉर्मेट, ओके वैसे बना दीजिएगा। डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, यहां पे लिखिएगा डायरेक्ट टैक्स और यहां पे लिखिएगा इनडायरेक्ट टैक्स। पहला पॉइंट, मीनिंग। ओके, सो बना दीजिएगा फॉर्मेट, पहले बना दीजिएगा आराम से।
पेन पेंसिल स्केल सब कुछ अपने पास है आई बिलीव, और एक नई नोटबुक भी है। ओके चलो, अब मीनिंग पहले मुझे बताइए, उसके बाद लिखिएगा। खुद के शब्दों में लिखना है, कुछ रटना नहीं है अपने को। डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या लिखोगे? इट इज इट इज कलेक्टेड directly by the government from the citizens. It is collected directly by government from citizens. It is collected directly by government from citizens. दूसरा, यानी सेकंड कॉलम में इनडायरेक्ट टैक्स का मीनिंग क्या लिखेंगे? इट इज कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट थ्रू intermediaries. It is collected by the government it is collected by government through intermediaries. It is collected by the government through intermediaries. इंटरमीडियरीज का स्पेलिंग देखना है तो यहाँ पे है। ओके उसके बाद दूसरा पॉइंट, ये तो पहला डिफरेंस हो गया, मीनिंग समझ में आ गया दोनों का। दूसरे पॉइंट में क्या डिफरेंस लिखोगे दोनों में? कौन सा टैक्स पिंच करता है? डायरेक्ट टैक्स पिंच करता है, इनडायरेक्ट टैक्स पिंच करता है नहीं। तो लिख दीजिएगा the burden of direct tax the burden of direct tax is felt by the payer. The burden of direct tax is felt by the payer. ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स में क्या करेंगे? The burden the burden is not realized the burden is not realized as the payer considers it. The burden is not realized as the payer considers it as the cost of goods or services. As the payer considers it as the cost of goods or services. आप इनडायरेक्ट टैक्स को इनडायरेक्ट टैक्स मानते ही नहीं, इसको क्या मानते हो? गुड्स या सर्विसेज की कॉस्ट। ठीक है, देन थर्ड पॉइंट लिख दीजिएगा। थर्ड पॉइंट, इट इज पेड बाय only those citizens who earn income. It is paid by only those citizens who earn income. ठीक है, और इनडायरेक्ट टैक्स कौन पे करता है? Yes, it is paid by every citizen who consumes goods or services. It is paid by every citizen who consumes goods or services. फोर्थ पॉइंट, एग्जाम्पल क्या क्या लिखेंगे इसमें? कौन कौन से डायरेक्ट टैक्सेस लिखोगे? ओनली इनकम टैक्स। ओके, एग्जाम्पल इनकम टैक्स। ओके, और यहां पे एग्जाम्पल में जीएसटी एंड कस्टम्स। ओके, लास्ट पॉइंट और एक लिख दीजिएगा, इट इज ए टैक्स ऑन इनकम। डायरेक्ट टैक्स में लिखो इट इज ए टैक्स ऑन इनकम, और इनडायरेक्ट टैक्स में लिखेंगे आप इट इज ए टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन। इट इज ए टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन।
चलो, सो यहां तक का डिस्कशन समझ में आ गया होगा, तो कुछ एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सो बहुत बेसिक बेसिक डिस्कशन किया है, आई बिलीव ये सारा डिस्कशन सबको समझ में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स क्लियर है। चलो, अब पहला एमसीक्यू कंप्यूटर महोदय आपके स्क्रीन पे लेके आएंगे। सही जवाब देंगे तो आपके आधार लिंक बैंक अकाउंट में 10 रुपया जमा हो जाएंगे हर एक सही जवाब के लिए, ठीक है। बैंक अकाउंट है आप लोगों के, ओके, आधार कार्ड दिया है उसके लिए, बैंक अकाउंट ओपन, फोटो अच्छी है ना आपकी आधार पे, तो ही पैसे मिलेंगे, लेकिन आपकी एक्चुअल शक्ल के साथ फोटो मैच नहीं होता तो पैसे मिलते हैं। चलो, गलत जवाब देंगे तो आपके बैंक अकाउंट से 100 रुपया डेबिट होके मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट होंगे। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पूछा जाए सवाल, टैक्स ऑन इनकम इज नोन एज, बहुत ही टाइम पास क्वेश्चन है, 10-10 रुपए के क्वेश्चन है, ठीक है। इनकम के ऊपर के टैक्स को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए जीएसटी, ऑप्शन बी वेल्थ टैक्स, ऑप्शन सी जो है वो है कस्टम्स, और ऑप्शन डी जो है दोस्तों देवी और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, ऑप्शन डी है इनकम टैक्स, ठीक है। सो यस, इनकम के ऊपर के टैक्स को हम क्या कहेंगे? इनकम टैक्स। किस ऑप्शन को सिलेक्ट किया जाए? कंप्यूटर में ऑप्शन डी को लॉक किया जाए, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। सो 10 रुपया जीत चुके हो, ठीक है। चलो, सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा, ठीक है, ये भी सिंपल ही रहेगा वैसे, ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स हैज बीन अबॉलिश्ड, ठीक है। आप तो ऑप्शन देखे बिना ही बता देंगे इसमें से कौन सा टैक्स अबॉलिश हो चुका है। अबॉलिश यानी अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, जीएसटी या फिर कस्टम्स। वेल्थ टैक्स को अबॉलिश कर दिया, वेरी गुड सर, याद है हमें सर, देखो सर, ओके। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, टैक्स ऑन ट्रांजैक्शंस इज नोन एज, ट्रांजैक्शंस के ऊपर के टैक्स को हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, बोथ, ए एंड बी, या फिर डी नन ऑफ द अबव। यस, लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये सारी चीजें आपको सॉफ्ट फॉर्म में मिलने वाली है, ठीक है। जो जो चीजें लिखनी है मैं बता दूंगा, चिंता मत करो, ठीक है। ये आपको आपको मोबाइल एप्लीकेशन जो मिलेगा, मोबाइल एप्लीकेशन में एक्सेस दिया जाएगा, इसमें ये सारी चीजें रहेगी, ये सारी चीजें मैंने आपके लिए ही बनाई हैं, ठीक है। सो ये सारी चीजें आपको मिलेगी, हाँ, जो जो रिलेवेंट चीजें हैं ना वो लिखना। अब क्या होता है ना, अभी अपन स्टार्टिंग स्टार्टिंग में सब कुछ लिख देते हैं, ठीक है, लेकिन जैसे सिलेबस बढ़ता है ना, तो इतना फिर पता चलता है इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये कुछ चीजें आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, अपने आप याद रह जाएगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ये सारी पॉइंट्स मैंने आपको, एमसीक्यूज के सारे पॉइंट्स आपको डिस्टिंग्विश में आ गए क्या? आखिरी डिस्टिंग्विश में आपने देखा है, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स के लिए क्या लिखा है? इट इज ए टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन, ठीक है। सो ये बस उसी को ही एमसीक्यू में कन्वर्ट हुआ है, वो कुछ नहीं, ठीक है। सो एक बार कॉन्सेप्ट याद रह गया तो कोई भी एमसीक्यू पूछो, ठीक है, यू विल बी एबल टू आंसर, ठीक है। सो एमसीक्यूज लिखने की भी जरूरत नहीं है, एमसीक्यू बस आपने सॉल्व करना है, ओके। चलो, कंप्यूटर में दे लॉक करो, अमिताभ बच्चन हैंग हो गए, ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं वाले लेके आते हैं, हाँ। सो दोस्तों, फाइन, ओके, यहाँ तक सब ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो, सो ये बराबर आंसर है इसका, इनडायरेक्ट टैक्स, टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन इज नोन एज इनडायरेक्ट टैक्स, ओके। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज कलेक्टेड डायरेक्टली बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनमें से कौन सा टैक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टली कलेक्ट करता है? इनकम टैक्स, जीएसटी, बोथ, नन, इनकम टैक्स, वेरी गुड। चलो, एकदम फटाफट जवाब दे रहे हो आप सभी लोग। उसके बाद पांच नहीं खत्म, ठीक है, यहां तक समझा है सबको? अब यहां से हो गया ये बेसिक आपका टाइप ऑफ टैक्सेस आपको समझ में आ गए, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, ये आपको समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब ये यहां से शुरुआत हो गई दोस्तों, मुझे बताओ, आपसे टैक्स मांगने का अधिकार किसके पास है? ऑफ कोर्स गवर्नमेंट, ओके। गवर्नमेंट को ये अधिकार किसने दिया है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है क्या? संविधान है, वेरी गुड। संविधान का मतलब क्या है? ओके, हमारे देश में संविधान को भाव है, क्यों भाव है? उससे ही देश चलता है, यानी कैसे चलता है देश? आज कॉन्स्टिट्यूशन डे भी है, वाह, गुड। चलो, सो मुझे बताओ ये संविधान को भाव क्यों है? ऐसे क्या हुआ जिसकी वजह से संविधान को भाव आया है? उसमें इसमें राइट्स मिले, ओके, ओके। हम लोग संविधान जानते हैं,
ओके, इंडिया में ही संविधान को भाव है या बाकी देशों में भी संविधान को भाव है? सबका अपना अपना संविधान रहता है, ऐसे होता है। ओके, इंडिया इज ए डैश डैश कंट्री। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी का मतलब फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब क्या होता है? कुछ भी करो, एनीवन कैन प्रेजेंट देयर बॉडी। ओके ठीक है, चलो। सो देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाई, इस चीज को समझना जरूरी है। क्यों? इस देश में कोई भी कानून हो, कोई भी कानून पढ़ने से पहले ये चीज आपको पता होना जरूरी है, तो ही कानून पढ़िएगा, नहीं तो कानून पढ़ के फायदा ही नहीं। कोई भी कानून पढ़ने से पहले, कोई भी लॉ, कानून का मतलब लॉ, लॉ का मतलब एक्ट, ठीक है। यू नीड टू अंडरस्टैंड, बिफोर अंडरस्टैंडिंग एनी एक्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। इनकम टैक्स, जीएसटी, ऑल आर एक्ट्स। बिफोर कस्टम्स इट इज एन एक्ट, कंपनी लॉ इट इज एन एक्ट, इट इज ए लॉ। बिफोर अंडरस्टैंडिंग एनी लॉ यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। सो ध्यान देके सुनेंगे आप सभी लोग, 5 मिनट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आजादी से पहले 1947 में हमें आजादी मिली, ठीक है। 15 अगस्त 1947, ठीक है, हमारा देश इंडिपेंडेंट बन गया। इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस अपने को इतनी आसानी से नहीं मिला, हम सभी लोग जानते हैं, इतनी आसानी से नहीं मिला। कई लोगों की जानें चली गई, शहीद हो गए कई लोग, और उसके बाद बहुत लोगों के शहादत के बाद इस देश को आजादी मिली, ठीक है। अब आजादी के लिए हम क्यों लड़े? अंग्रेज बुरे थे क्या? गोरे थे, अंग्रेजी बोलते थे, अच्छे थे, क्या बुराई थी? क्यों भगाया हमने उनको? ना, हमें इसलिए, यानी इसका मतलब क्या था ना, वो हमारे ऊपर राज कर रहे थे, रूल कर रहे थे। रूल कर रहे थे का मतलब क्या है? रूल करना यानी क्या? व्हाट इज बाय रूल करना? कंट्रोल करना, ठीक है। कंट्रोल यानी क्या? आपने क्या करना है क्या नहीं, आपने कैसे रहना है कैसे नहीं, है सब कौन डिसाइड करता है? वही डिसाइड करता है, ठीक है भाई। अगर मेरे को बिजनेस करना है ना, तो आप समझो ऐसे कल जाके सीएस करना है, सीएस करना है आपको, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करने के लिए आपको किसी की परमिशन लेनी पड़ेगी भाई। अगर ब्रिटिशर्स बोलते हैं नहीं, मेरे परमिशन के बिना प्रैक्टिस नहीं शुरू कर सकता, यार ये क्या बात हुई? मैंने इतनी मेहनत से सीएस कोर्स किया और बोल रहा है अभी परमिशन के बिना नहीं कर सकता, ये क्या बात हुई? ऐसे थोड़ी ना होता है। तो दिस वाज द प्रॉब्लम, ठीक है। कोई अगर आपको रूल करता है यानी कंट्रोल करता है, यानी आपके एक्शंस को कंट्रोल करता है, तो यू फील इनसिक्योर, ठीक है। यू कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट एनीवन एल्सेस परमिशन। जैसे फॉर एग्जांपल आपके माँ बाप आपको हर एक चीज में टोकते हो, ठीक है। कहाँ जा रहे हैं? ठीक है, क्लास है, कितने बजे क्लास शुरू होती है? क्लास में जाने के बाद वीडियो कॉल करो, ठीक है। हर एक ब्रेक में वीडियो कॉल करो, ठीक है। क्लास से निकलने के बाद घर तक पहुंचने के लिए 35 मिनट्स लगता है, 37 मिनट पे पहुंचे तो 2 मिनट लेट क्यों आए? ऐसे आपके घर वाले आपके साथ करेंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं सर, घर वाले बदल देंगे क्या? ये टेंशन थोड़ी ना लेना है सर लाइफ इतना टेंशन कौन पाले? ओके, सो दोस्तों दिस इज द प्रॉब्लम। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को आजादी का मतलब क्या है? आपके एक्शंस के ऊपर किसी ने कंट्रोल नहीं करना चाहिए, आपके एक्शंस के ऊपर, ठीक है। बिकॉज अनटिल अनलेस दैट एक्शन इज हार्मफुल, इट कॉजेस हार्म, इलीगल, ठीक है, अनलॉफुल, अगर कुछ ना करे तब तक आपकी, जब तक आपके एक्शंस लॉफुल है, लीगल है, तब तक आपके एक्शंस को किसी ने चैलेंज नहीं करना चाहिए। इसी को आप फ्रीडम कहते हैं, इंडिपेंडेंस कहते हैं ना। ओके, उसी के लिए तो हम लड़े थे कि हमें रूल करने के लिए कोई रूरल नहीं होना चाहिए, कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो हमारे एक्शंस को कंट्रोल करे। इसलिए हम लड़े और उसके बाद हमें आजादी मिली। और जैसे ही हमें आजादी मिली तो हमने तय कर लिया, आजादी से पहले ही तय कर लिया था कि इस देश में इसके बाद से कोई भी ऐसा एक सिंगल व्यक्ति नहीं रहेगा, ठीक है, जो हमारी एक्शंस डिसाइड करेगा, ठीक है। सो फिर हमारी एक्शंस कौन डिसाइड करेंगे? हम खुद, ठीक है। वी शुड बी फ्री टू डिसाइड आवर ओन एक्शंस। तो फिर एक डॉक्यूमेंट बनाया गया जिसका नाम आपने संविधान रखा, ठीक है। डॉक्यूमेंट बनाया गया जिसका नाम क्या रखा? कि इस देश में जो भी नियम बनेंगे वो लोग बनाएंगे, लोगों के लिए बनाए जाएंगे, और वो नियम केवल लोगों के हित में ही काम करेंगे, ठीक है। फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, ठीक है। इसी को तो आप क्या कहते हो? डेमोक्रेसी। यानी इसका मतलब समझा देते हैं, ठीक है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? डेमोक्रेसी का मतलब, ठीक है, जैसे अंग्रेज, ठीक है, यूके में क्या होता था? एक राजा, किंग या रानी, क्वीन, ठीक है, वो खुद कानून तय करती थी, आप लोगों ने क्या करना है क्या नहीं वो खुद तय करते थे। इस देश में ऐसा होता नहीं है। इस देश में जो भी कानून बनते हैं वो कौन बनाता है? कौन बनाता है इस देश में कानून? कौन बनाता है? गवर्नमेंट को अधिकार नहीं है, बीजेपी को अधिकार नहीं है, नरेंद्र मोदी को अधिकार नहीं है।
तो इस देश में कानून कौन बनाता है? हम सब लोग मिलके कानून बनाते हैं। इसलिए तो हमारे वो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नीचे क्या लिखा हुआ है? फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। ये शब्द है, लेकिन इसके मतलब आपको अभी तक समझे नहीं है सही तरीके से, तो मैं समझा देता हूँ, चिंता मत कीजिएगा, आराम से समझ लीजिएगा। ठीक है, इस देश में जब आजादी मिली थी, तो आजादी के बाद डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने और बाकी लोगों ने मिलकर जब हमारा संविधान बनाया, तो उसमें उन लोगों ने लिखा है कि इस देश में कोई भी एक सिंगल इंसान कानून नहीं बना सकता। कानून केवल, ठीक है, आप लोगों के, ठीक है, आप लोगों के अप्रूवल के बाद ही कानून बनेगा। कोई भी कानून अगर आप लोग डिसाइड करते हो कि ये कानून आपको नहीं चाहिए, तो यू हैव द राइट टू रिजेक्ट दैट लॉ। वही हुआ अपना, कौन सा वो लॉ, अभी 3 कानून फार्मर्स के हटा दिए। ठीक है, क्यों हटा दिए? सरकार के पास पावर होती तो सरकार ने तो इंप्लीमेंट करने चाहिए थे, अच्छे कानून थे, लेकिन नहीं पसंद हमें। हमारा देश ही है ना डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब क्या, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? ठीक है, अगर आपको पसंद नहीं आता तो आप रिजेक्ट कर दो कानून को, यू हैव द कंप्लीट राइट। ठीक है, सो हाउ द मैकेनिज्म वर्क, हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वर्क्स, ठीक है, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू टीच इन दिस लेक्चर। अगले 10-15 मिनट्स में सब बता दूंगा। ठीक है, ध्यान देकर सुनना। ठीक है, तो अब हमारा देश को जब आजादी मिली, आजादी मिलने के बाद हम सभी लोग परेशान थे कि भाई, ठीक है, इसके पहले 150 साल तक अंग्रेजों में के साथ हम लड़ते रहे, ठीक है, उसके बाद हम बहुत सारी चीजें सीखे, ठीक है, कि क्या नहीं होना चाहिए। तो उसके मुताबिक हमारा संविधान बनाया, और संविधान में क्या किया ना, देश को चलाने का पावर डिवाइड किया, देश को चलाने का पावर डिवाइड किया। ठीक है, इतना बड़ा देश था, अच्छे लोग हैं सब, ठीक है, अलग अलग रिलीजन्स के लोग इंडिया में रहते हैं। ठीक है, ये कितना डाइवर्सिटी है इंडिया में, जम्मू एंड कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देखेंगे तो इतने सारे रिलीजन के लोग हैं हमारे पास, इतने लैंग्वेजेस बोलने वाले। किसी भी कंट्री में जाओगे ना तो आपको ऐसा नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं इंडिया की बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ। यूके में, यूएस में जाओगे खास करके, तो आप देखेंगे वहां ब्लैक व्हाइट बहुत चलता है, काले गोरे काले गोरे। ठीक है, गोरे लोग जो है ना कालों को बहुत गंदा ट्रीटमेंट देते हैं। ठीक है, ब्लैक पीपल, ठीक है, उनको बहुत भद्दा ट्रीटमेंट मिलता है, गड़बड़ हो जाती है। लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा होता है, आप कुछ पॉलिटिशियन लोग हैं जो तो रिलीजियस कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, ठीक है, और बवाल मचाते रहते हैं, उनको अगर हम इग्नोर करते हैं, लेकिन इंडिया में रहने के लिए किसी को कभी दिक्कत आती ही नहीं। ठीक है, सो रीजन क्या है इसके पीछे? हमारा देश का संविधान ही उतना प्यारा है। तो संविधान ने क्या किया ना, जब संविधान बनाया गया था, ठीक है, बहुत सोच समझ के। किसने बनाया देश का संविधान? डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने। ठीक है, कैसे बनाई है संविधान? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पूरे दुनिया भर की डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो थी, सारी कंट्रीज डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज थी, उनका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देखा और वो देख के छापा नहीं। हाँ, वो देखा, वो पढ़ा, और उसके बेसिस पे संविधान बनाया गया। लेकिन अपने देश का संविधान जो बनाया ना, बहुत ही सोच समझ के बनाया है, क्योंकि बहुत कम ऐसे देश है, रादर बहुत ही ना के बराबर देश है, जिसमें 3 टायर स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नेंस है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज, ऐसा वाला स्ट्रक्चर कहीं भी आपको नहीं मिलेगा, केवल इंडिया में मिलेगा। ठीक है, ठीक है, ऐसे वाला कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपको कहीं नहीं मिलेगा, केवल इंडिया में मिलेगा। इनफैक्ट इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सीखने के लिए दुनिया भर के अलग अलग देश के लोग इंडिया में आते हैं। हाउ द कंट्री एक्चुअली वर्क्स, ठीक है, इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसके बावजूद ये देश इतना अच्छे से क्यों चल रहा है और इतने अच्छे से तरक्की कर रहा है, ये सीखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं, और बस हमारे लोग ही नहीं जानते हैं कि हमारा देश चलता कैसे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो दोस्तों, ठीक है, 3 सबसे महत्वपूर्ण पावर होती है किसी भी देश को चलाने के लिए। 3 पावर सबसे महत्वपूर्ण होती है। पहला पावर, जिसको हम कहते हैं कानून बनाने का पावर। किसका पावर? लॉ बनाने का पावर। किसका पावर होता है? लॉ बने। दूसरा पावर होता है लॉ इंप्लीमेंट करने का। क्या करने का? लॉ इंप्लीमेंट। और तीसरा पावर, अगर वो लॉ किसी ने फॉलो नहीं किया तो उसको पनिश करने का पावर। ठीक है, लॉ किसी ने फॉलो नहीं किया तो किसी को पनिश। अगर हम थोड़ा सा ये क्या बोलते हैं, सऊदी कंट्रीज की बात करते हैं, तो वहां के कानून बहुत स्ट्रिंजेंट होते हैं ना। वहां पे जो कानून बनाता है वही इंप्लीमेंट करता है और वही पनिश करता है। जैसे वहां पे पनिशमेंट भी बहुत डेंजर है, आपने फिल्मों में वगैरह देखा होगा, ठीक, या टेलीविजन में न्यूज चैनल्स में वगैरह आता है। ठीक है, अब वो किस कंट्री को काबिज कर लिया? तालिबान ने अफगानिस्तान को। ठीक है, अफगानिस्तान के लोगों को अगर वो तालिबान वाले लोग जो बोलते हैं, वो अगर वो फॉलो नहीं करते तो क्या करते हैं? डायरेक्ट उड़ा देते हैं। ऐसे वीडियोस देखे आपने? ठीक है, सो डायरेक्ट मार देते हैं यार। इंडिया में ऐसे मार दिया, एक को भी मार दिया तो क्या होगा? किसी भी रिलीजन की किसी को भी मार दिया तो क्या होगा? सब लोग मिलकर रास्ते पे उतर आएंगे। ठीक है, ऐसे होना मुमकिन है क्या? नामुमकिन है भाई। ऐसे तो ओपनली, हाँ, किसी ने लड़ाई झगड़ों में खून वून किया, वो बात अलग है, लेकिन ऐसे गवर्नमेंट के लोग आके मार रहे हैं। ठीक है भाई, अगर किसी कांस्टेबल ने, ठीक है, गलती से किसी को लाठी से भी मार दिया,
तो भी इंडिया में बवाल खड़ा हो जाता है सारे न्यूज चैनल पे। देखो ये पुलिस कितना यानी कैसे लोगों के ऊपर अत्याचार कर रही है, अलग अलग एंगल से दिखाएंगे, वो पुलिस वाले की पूरी फैमिली दिखा लेंगे, ठीक है, तो उसकी परवरिश कहाँ हुई थी वगैरह सब दिखा देंगे। इतनी वाट लगाते हैं हिंदुस्तान में, ठीक है, अच्छा है ये, बुरा नहीं है, ठीक है। बट दोस्तों ये क्यों हो रहा है, रीजन क्या है ना, इंडिया में क्या किया, तीनों पावर्स किसी एक को नहीं दिया, तीनों पावर किसी एक इंसान को दे दिए ना तो पूरी वाट लगेगा। यानी कानून भी आप बनाओगे, इंप्लीमेंट भी आप ही करोगे, अगर लोग फॉलो नहीं करेंगे तो आप ही पनिश करेंगे ना। तो एक इंसान अगर इर्रेशनल हो जाता है, जिसको ये तीनों पावर देके रखी है, अगर वो इर्रेशनल हो जाता है तो ये पावर्स का गलत इस्तेमाल करेगा, ठीक है। इसलिए हिंदुस्तान का संविधान जब बना है तो ये तीन सबसे महत्वपूर्ण पावर जो है ना वो डिवाइड की, ठीक है। कैसे डिवाइड की, पहला पावर जो दिया गया वो लेजिस्लेटिव ऑर्गन को दिया गया। इंडिया में तीन ऑर्गन्स बनाए गए, ठीक है, तीन ऑर्गन्स यानी ऐसे समझ लो, ठीक है, तीन अलग अलग इंस्टीट्यूशंस बनाए गए, ठीक है। पहला जिसको नाम दिया लेजिस्लेटिव ऑर्गन, देश में, ठीक है, लॉ यानी कानून बनाने का काम ये लेजिस्लेटिव ऑर्गन करता है। वो कानून बनने के बाद इंप्लीमेंट करने का काम एग्जीक्यूटिव ऑर्गन करता है, और इंप्लीमेंट करने के बाद अगर कोई फॉलो नहीं करता तो उसको पनिश करने का काम कौन करता है, जुडिशियल ऑर्गन। ओके, अब मुझे बताओ, अब सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपको, आप लोगों ने ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में आपके जीवन में पहली बार कब पढ़ा, सीएसईटी, सिविक्स था क्या आपको, सिविक्स नाम का कोई सब्जेक्ट था, किस स्टैंडर्ड में था, 7th में था, तब आपने पढ़ा था, पढ़ा था सर नहीं याद है, छोटे थे हम, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अभी पढ़िएगा, अभी छोटे नहीं हो और अभी लाइफ टाइम याद रखो, ठीक है, बहुत बेसिक चीज है, हर एक सिटीजन को ये चीज पता होना जरूरी है। लेजिस्लेटिव ऑर्गन यानी कानून बनाने का पावर। मुझे बताओ हिंदुस्तान में कानून बनाने का पावर किसके पास है, मोदी जी के पास है, मोदी जी कानून बना सकते हैं, ठीक है। सो लोग क्यों कहते हैं मोदी जी गलत कानून बनाता है so who has the power to make laws, the legislative organ। legislative organ में कौन आता है, the houses of parliament। houses of parliament में कौन आता है, हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में कौन आता है, लोकसभा और राज्यसभा। सर ये लोकसभा क्या होता है, सभा होता है, लोगों का सभा क्या होता है, लोअर हाउस। ओके ओके, उसका मतलब क्या होता है, उसमें होता क्या है एग्जैक्टली, रिप्रेजेंटेटिव्स, किसके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, लोगों के। चलो हम सभी लोग वोट करते हैं साल में कितनी बार, ठीक है, यस, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एक बार, ठीक है। चलो सो जब आप वोटिंग करते हो, वोटिंग तो अलग अलग कैंडिडेट्स खड़े रहते हैं आपके रीजन में से, ठीक है, और जिस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं उस रीजन में से, उसको आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना देते हो। क्या बना देते हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। वो वहां पे जाके लोकसभा में बैठता है, ओके। जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं इसका मतलब क्या है, यानी मैक्सिमम लोगों ने उसको अपना लीडर करके एक्सेप्ट किया है। क्या करके एक्सेप्ट किया है, और वो आपका लीडर वहां पे जाके बैठता है, ठीक है। इसका मतलब ही इज रिप्रेजेंटिंग यू, ही इज रिप्रेजेंटिंग, ओके। वो लोकसभा में जाके बैठेगा तो करता क्या एग्जैक्टली, तो क्या करता है वो बता देता हूं। देखो इस देश में पहले जब कानून बनता है ना, कोई भी कानून बनाया जाता है तो ड्राफ्ट फॉर्म में, सब लोग ध्यान देके सुनना, इंपॉर्टेंट है, ड्राफ्ट फॉर्म में जब ये कानून होता है तो उसको कहते हैं बिल। क्या क्या कहते हैं उसको, बिल। कोई भी एक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स एक्ट 1961 में आया, तो उसके पहले, पारित होने से पहले, उसको हम कहते थे इनकम टैक्स बिल। जैसे इंडिया में एक बिल बहुत फेमस हुआ, लोकपाल बिल, शायद आप लोगों ने, छोटे होंगे तब आप, जब ये लोकपाल बिल पारित किया गया था, ठीक है। सो कोई भी एक्ट बनने से पहले, जैसे कंपनीज एक्ट 2013 में आया, तो 2013 में कंपनीज एक्ट आने से पहले वो ड्राफ्ट फॉर्म में, ड्राफ्ट यानी रॉ फॉर्म में जब था तो उसको कहते हैं बिल। कोई भी लॉ जब ड्राफ्ट फॉर्म में होता है तो कहते हैं बिल। अब पहले वो लॉ बनाया जाता है, लॉ बनाया जाता है, लॉ का ड्राफ्टिंग होने के बाद ये लॉ सबसे पहले लोकसभा में रखा जाता है। कहां रखा जाता है, लोकसभा में। आप सभी के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, सभी अलग अलग स्टेट्स के, अलग अलग रीजन्स के, ठीक है। चुनाव जीत के जो मेंबर्स आए वो सारे के सारे लोकसभा में चले जाते हैं, उनके सामने एक कानून रखा जाता है और उनको बोला जाता है देखो ये कानून हम पारित करने वाले हैं, क्या आप लोग इसके लिए एक्सेप्टेंस देना चाहते हो, अप्रूवल देना चाहते हो, ठीक है। अगर वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, आपके रिप्रेजेंटेटिव्स बोलते हैं हाँ हमें कबूल है, कबूल है, कबूल है, तब बाद में ये बिल जो है बाद में कहां प्रेजेंट किया जाएगा, राज्यसभा। राज्यसभा में भी, ठीक है, लोगों ने अप्रूवल दिया तो बाद में ये प्रेजेंट किया जाएगा सब किसके सामने,
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सामने। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री? रामनाथ कोविंद। इज देयर एनी पावर विद द प्रेसिडेंट? ओके, हु इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ दिस कंट्री? याद रखना, इस देश का सबसे पहला सिटीजन जो माना जाता है वो है, जैसे आपके घर में कोई ना कोई एक मुखिया होगा, मुखिया हेड ऑफ द फैमिली, द हेड ऑफ दिस कंट्री इज प्रेसिडेंट। द हेड ऑफ द कंट्री इज, एंड विदाउट द कंसेंट ऑफ द हेड नन ऑफ द एक्ट कैन बी पास्ड। जब तक ये देश का मुखिया किसी चीज के लिए अप्रूवल नहीं देता तो वो चीज, वो कानून हिंदुस्तान में बन नहीं सकती। तो क्या होता है ना, कोई भी लॉ जब ड्राफ्ट फॉर्म में, बिल जब बनाया जाता है, बिल लोकसभा में रखा जाता है, लोकसभा से अप्रूवल मिलने के बाद राज्यसभा में रखा जाता है, राज्यसभा से अप्रूवल मिलने के बाद प्रेसिडेंट जी के सामने जाता है, और प्रेसिडेंट जी जब इसके ऊपर दस्तखत कर देते हैं, यानी साइन कर देते हैं, ठीक है, यानी अप्रूवल कर देते हैं, तब जाके ये बिल बनता है एक्ट। तब जाके ये बिल क्या बनता है। अगर इस मैकेनिज्म में कहीं पे भी किसी ने अप्रूवल नहीं दिया तो वो बिल हिंदुस्तान में पारित होता नहीं है, पास हो ही नहीं सकता। ओके, तो सर इसका मतलब आप क्या कहना चाहते हो कि हिंदुस्तान में कानून जो बनते हैं वो आप लोगों के अप्रूवल के बिना नहीं बनते। सर हमारा काहे का अप्रूवल लिया? हमारा अप्रूवल तो किसी ने लिया ही नहीं भाई। अब मुझे बताओ, इस देश की पॉपुलेशन 136 करोड़ है, तो मोदी जी या कोई भी सरकारी बाबू आपके घर घर आके पूछेगा कबूल है, कबूल है, कबूल है? ओके, ऐसा करना मुमकिन है क्या? नहीं है। तो फिर, तो इसलिए तो इलेक्शन का मैकेनिज्म रखा गया, ताकि आप सभी को, 136 करोड़ की आबादी को रिप्रेजेंट करने वाले जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनको आप चुनाव जितवा के कहां भेजो? लोकसभा। अगर उन्होंने अप्रूवल दिया लोकसभा के लोगों ने, इसका मतलब आप सभी का अप्रूवल मिल गया। ठीक है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा होता है बाय द पीपल। बाय द पीपल का मतलब है लॉज आर प्रिपेयर्ड बाय द पीपल। एनी लॉ इन दिस कंट्री, ठीक है, इट हैज टू बी अप्रूव्ड बाय द पीपल। Until and unless it is approved by the people, it won't be implemented in this country. ठीक है, समझ में आ गया? तो ये पहले नहीं होता था भाई। ठीक है, पहले तो ऐसा कोई, अभी देखो लोकसभा में सिर्फ बीजेपी के लोग कैंडिडेट्स बैठे हैं या सारे पार्टीज के कैंडिडेट हैं? अब भाई कुछ लोगों को बीजेपी पसंद आता है, वो बीजेपी के कैंडिडेट को वोट देता है, कुछ लोगों को कांग्रेस पसंद आता है, कांग्रेस के कैंडिडेट को पसंद वोट देता है। आपकी कुछ लोगों को दीदी अच्छी लगती है, वेस्ट बंगाल के लोग दीदी के कैंडिडेट्स को वोट देते हैं। ठीक है, जिसको जो अच्छा लगता है दे दो वोट, बिंदास, दिस इज व्हाट डेमोक्रेसी इज। ठीक है, और आप सभी के लोग फिर आपके रिप्रेजेंटेटिव्स कहां जाके बैठेंगे? लोकसभा। ठीक है, आपको कानून पसंद आता है तो कबूल है, कबूल है, कबूल है। ठीक है, नहीं पसंद आता नहीं कबूल है बोलने का। ठीक है, कोई टेंशन नहीं, वोटिंग होता है प्रॉपर। ठीक है, अप्रूवल अगर मैक्सिमम लोगों का अप्रूवल मिलता है, 2/3 ऑफ द कैंडिडेट सिटिंग इन लोकसभा इफ दे अप्रूव, देन ओनली द बिल इज सेट टू बी पास्ड। ठीक है, नहीं तो बिल पास होता नहीं। इसलिए जीएसटी जब 2017 में, ठीक है, इंप्लीमेंट किया, तो आपको जीएसटी अच्छा कानून है बुरा कानून है आपको धीरे धीरे पता चलेगा जब जैसे आप पढ़ते जाओगे। लेकिन जीएसटी ना इसके पहले भी बहुत बार लोकसभा में आ चुका है, लेकिन रिजेक्ट किया था। ठीक है, अप्रूवल ही नहीं मिलता था, कैंडिडेट्स अप्रूव ही नहीं कर रहे थे। तो 2017 में फाइनली 2/3 से ज्यादा लोगों को अप्रूवल मिला, और तब जाके ये जीएसटी बिल किसमें कन्वर्ट हो गया? जीएसटी एक्ट। ठीक है, जहां तक मैं आपके बारे में जानकारी रखता हूं, आप लोगों की अभी तक धारणा ऐसे है जीएसटी के बारे में कि जीएसटी गंदा एक्ट है। शायद ऐसे ही मार्केट से आपने सुना होगा 2017 के बाद से जीएसटी लाना नहीं चाहिए था मोदी ने, जीएसटी लाके बहुत बड़ी गलती की, ऐसा सुना है कभी? सुना है लोगों से? सर हम ये सारी चीजें कहाँ सुनेंगे सर, अपना और उसका कोई वास्ता ही नहीं था। कोई बात नहीं, चलो, नोटबंदी अच्छा है बुरा है? अभी बोल रहे मेरे सामने अच्छा इसलिए, या वाकई अच्छा है? अच्छा था, ओके ठीक है, कोई बात नहीं, सीखिएगा उसके बाद कमेंट कीजिएगा। बिना सीखे कमेंट करके मतलब क्या है? ठीक है ना, चलो तो सीखेंगे हम, चिंता मत कीजिएगा। तो दोस्तों, हिंदुस्तान में कोई भी कानून जो बनता है वो इसी प्रकार से बनता है। तो कहीं पे भी मुझे बताओ, इस पूरी प्रक्रिया में मोदी जी का क्या हाथ है? मोदी जी यानी कोई भी प्राइम मिनिस्टर, मोदी जी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। इसमें, इस प्रक्रिया में मोदी जी कहाँ आते हैं, कहाँ बैठते हैं मोदी जी बताइए? लोकसभा में। क्यों सर? वो भी तो इलेक्शन में खड़े रहते हैं, वो भी तो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत के आते हैं, बराबर? हाँ या ना? यस यस, ही इज ऑल्सो ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लोकसभा में वो 2 सीटों से जीते थे शायद, 2 जगह से खड़े रहे थे। ठीक है, 2018 में जब इलेक्शन हुए थे, शायद 2018 या 19, 2018 या 2019 में जब लोकसभा के इलेक्शन हुए थे तब जीत के आए थे भाई साहब। तो ही इज जस्ट वन ऑफ द मेंबर्स, ही इज जस्ट वन ऑफ द, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे मेंबर्स है ना। तो मोदी जी के एक वोट से कुछ नहीं होगा जब तक बाकी लोग वोट नहीं, तो मोदी जी यहाँ पे लॉ बनाने का काम करते
नहीं है, नहीं सिर्फ मोदी जी के अकेले के अप्रूवल से कोई लॉ बनता है, तो लॉ बनता किससे है? सभी लोगों के अप्रूवल से, मैक्सिमम मेजोरिटी से, 2/3 लोग जहां पे प्रेजेंट होते हैं। तो उसमें ममता जी के भी कुछ लोग रहेंगे, ठीक है, कुछ उद्धव ठाकरे जी के लोग रहेंगे, ठीक है, कुछ बीजेपी के, कुछ कांग्रेस के, कुछ एमएनएस के, ठीक है, कई सारी पार्टीज है हिंदुस्तान में, हर एक पार्टी का कोई ना कोई उम्मीदवार वहां पे होता ही है, ठीक है, और उनमें से मैक्सिमम लोग अप्रूवल देते तब जाके लॉ बनता है। और सिर्फ उनके अप्रूवल से काम नहीं चलता, प्रेसिडेंट ने भी तो साइन करना चाहिए। प्रेसिडेंट अगर बोलता है कि नहीं ये लॉ लोगों के अगेंस्ट है, देखिए लोगों के हित में नहीं है, ही वोंट साइन, खत्म कहानी, वो लॉ पास ही नहीं हो सकता, ठीक है। आई थिंक लॉ कैसे बनता है ये हिंदुस्तान में समझ में आ गया। ओके चलो, लॉ बनने के बाद वो इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। अब उसके आगे भी ये लोकसभा और राज्यसभा की मीटिंग साल में कितनी बार होती है? सेशंस होते हैं उनके, ठीक है। सो साल में 2 सेशंस होते हैं, यानी साल में समझ लो 2 ही बार मिलते हैं वो, ठीक है। ऐसे हर महीने मिलते हैं नहीं है। तो फिर सर हिंदुस्तान में अगर कोई लॉ पास करना है तो उन सेशंस में ही पास करना पड़ेगा, ठीक है। विंटर सेशन शुरू हो जाएगा अभी कुछ दिनों में, ठीक है। तो तब मिलेंगे, तब जो जो लॉ पास करने हैं वो टेबल किए जाएंगे, लोगों को समझाए जाएंगे, अगर सब लोग अप्रूवल देते तो पास होगा, नहीं अप्रूवल देते तो रिजेक्ट किया जाएगा, अगले सेशन तक पेंडिंग रहेगा, ठीक है। तो लॉ साल भर थ्रू आउट द ईयर बनते नहीं है, थ्रू आउट द ईयर पास नहीं होते। जब इनके सेशन होंगे, रोज रोज इनको मीटिंग अगर लेते रहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, इनको मीटिंग लेना मुमकिन नहीं, ठीक है। चलो फाइन, सो सर ये लेजिस्लेटिव ऑर्गन हमारे दिमाग में उतर गया, समझ में आ गया। तो बताओ मुझे, एक इंसान की कॉन्सेंट से लॉ बनता है क्या? नहीं, बहुत लोगों का अप्रूवल चाहिए। यस सर, इस प्रक्रिया में, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स है, ठीक है। यानी प्रॉब्लम क्या है ना, सभी लोगों का अप्रूवल कॉन्सेंट पाने के लिए बहुत बार टाइम भी लगता है, तो इसलिए इंडिया में फास्ट लॉ पास होते हैं नहीं। लेकिन इसका एक एडवांटेज भी है, क्या? ठीक है, कोई भी लॉ के ऊपर अगर सभी लोग मिलके सोचेंगे ना, तो उसकी कमियां क्या है, खामियां क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इसके ऊपर, ठीक है। देखो अब यानी लोकसभा के मेंबर्स में आपने अगर मीटिंग देखी होगी लोकसभा की, कभी देखते हो टेलीविजन पे, तो बीच में एक ऊपर एक इंसान बैठा रहता है जिसको हम क्या कहते हैं, स्पीकर, ठीक है। नीचे लोग बैठे रहते हैं, वो कुछ लोग बोलते हैं कि ये लॉ का ये फायदा है, कुछ लोग उसको क्रिटिसाइज करते हैं, इस लॉ में ये लिमिटेशन है, पहले ये चेंज करो उसके बाद ही वो लॉ पास हम अप्रूवल देंगे। तो ऐसी बहस होती है, ठीक है। और फिर बहस जब भी होती है तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इज ऑलवेज गुड, दैट इज व्हाट इज डेमोक्रेसी, ठीक है। अगर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है, लॉ में चेंजेस बोलते हैं, तो फिर वो चेंजेस कर लेते हैं और बाद में फिर से वो लॉ टेबल करता है और पास किया जाता है, दैट इज ऑलवेज गुड। बट इस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को लगता है टाइम, ठीक है, विच इज गुड, ठीक है। टाइम लगने दो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट धीरे धीरे होने दो, लेकिन अच्छा डेवलपमेंट होने दो, किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलो, सो अब ये लॉ बन गया, ठीक है, पास हो गया। लॉ पास होने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? एक्ट में, ठीक है। ड्राफ्ट फॉर्म में जब होता है तो उसको क्या कहते हैं? बिल, ठीक है। बिल और एक्ट, इसमें फर्क समझ में आ गया। तो लॉ इन ड्राफ्ट फॉर्म इज नोन एज बिल एंड आफ्टर इट्स अप्रूवल इट इज नोन एज एक्ट। अब ये एक्ट पास होने के बाद इंप्लीमेंट करना है, यानी एग्जीक्यूट करना। एग्जीक्यूट करने का अधिकार किसके पास है? किस ऑर्गन के पास एग्जीक्यूट करने का अधिकार है? एग्जीक्यूटिव ऑर्गन। लॉ इंप्लीमेंट करना यानी क्या, पहले तो ये बताओ। एनफोर्स करना का मतलब क्या? लागू करना का मतलब क्या? पालन करना। हाँ देखो, कब कैसे लॉ तो बनते हैं, बहुत सारे लॉ इंडिया में बनते हैं, लेकिन लोगों को पता ही नहीं होते, ओके, तो उनको समझाने पड़ता है, ठीक है। समझाने के बाद उनसे वो इंप्लीमेंटेशन लॉ फॉलो करवा के लिए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों को इनकम टैक्स एक्ट अभी तक पता है, जीएसटी पता नहीं, इनकम टैक्स एक्ट मैं सिखाना हूं अभी, है ना। ओके, मैंने सिखाने के बाद आपको ये फॉलो करना है, ठीक है। तो वैसे, ठीक है, आप तो अभी सीएस में एडमिशन ली इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ, लेकिन फिर देश के लोगों को कौन सिखाएगा कौन सा क्या कानून है? तो एग्जीक्यूट करने के लिए कोई ना कोई मिशनरी होनी जरूरी है, ठीक है। तो फिर डिपार्टमेंट्स होते हैं, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ये डिपार्टमेंट्स किस ऑर्गन में आते हैं? एग्जीक्यूटिव। वो लोगों को समझाते हैं, भाई ये कानून है, ये आपको फॉलो करना है, ठीक है, ये आपको फॉलो करना है, और फॉलो करने के लिए मदद करते हैं लोगों की। जैसे आप लोग इनकम टैक्स का रिटर्न भरते हो, इनकम टैक्स का रिटर्न आप यानी आपके फैमिली में कोई तो भरता होगा, तो इनकम टैक्स के रिटर्न का फॉर्म क्या है, कहाँ भरना है, कब भरना है, ड्यू डेट क्या है, ये सब बताने का काम ये एग्जीक्यूटिव ऑर्गन करता है। टेलीविजन पे एडवर्टीजमेंट देखते होंगे, ये अंतिम तारीख है, आप आपका टैक्स भर दीजिए वगैरह, ऐसे कुछ कुछ एडवर्टीजमेंट आती रहती है, ठीक है। जब भी टैक्स की ड्यू डेट्स आती हैं तब ये एडवर्टीजमेंट आती है। ये सब कौन करता है? एग्जीक्यूटिव ऑर्गन करता है। इनके पास कानून बनाने का अधिकार नहीं है, क्या करने का अधिकार है? इंप्लीमेंट। तो सर इसमें आता कौन है? इसमें आती है सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, ठीक है। जो सेंट्रल लॉज है, कौन से लॉज है, वो इंप्लीमेंट करने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, ठीक है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट का हेड कौन है?
सेंट्रल गवर्नमेंट के हेड को क्या कहते हैं? जैसे ये लेजिस्लेटिव ऑर्गन के हेड को हम क्या कहते हैं? प्रेसिडेंट. हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ दिस कंट्री? रामनाथ कोविंद जी. श्री रामनाथ कोविंद जी, शायद नाम पता होगा, नहीं पता तो अभी याद कर लो. ओके, अब वैसे ही एग्जीक्यूटिव ऑर्गन का हेड कौन है? एग्जीक्यूटिव सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री. हु इज द प्राइम मिनिस्टर? श्री नरेंद्र मोदी जी. ठीक है, अब मुझे बताइए, मोदी जी के पास कानून बनाने का अधिकार है या कानून इंप्लीमेंट करने का? सो ही इज द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट, अगर हम कह सकते हैं, इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जीक्यूटर्स ऑफ लॉ. उनके आने के बाद बहुत सारे लॉ एग्जीक्यूट माना इंप्लीमेंट अच्छी तरीके से हुए हैं. ऐसा नहीं इसके पहले वाले प्राइम मिनिस्टर्स ने लॉ इंप्लीमेंट नहीं किए, ठीक है, उन्होंने भी किए, लेकिन भाई साहब का जो इंप्लीमेंट करने का तरीका है, कानून इंप्लीमेंट करने का तरीका है, उस तरीके से न केवल देश का बल्कि देश के लोगों का भी फायदा हो रहा है और वो फायदा लोगों को दिखाई दे रहा है. ठीक है, सो क्योंकि देखो बहुत बार ना कानून बनता है, जैसे हम लोग टाइम टेबल बनाते हैं एग्जामिनेशन का या एग्जामिनेशन के पहले, ठीक है, अब पढ़ाई का टाइम टेबल बनाता है. बहुत लोग, आप लोगों में से सभी लोगों ने शायद टाइम टेबल बनाई होगा 10th के पहले, 12th के पहले, है ना? ओके, हमने टाइम टेबल बनाने के बाद कितनी बार फॉलो किया? सर हमने टाइम टेबल ही बहुत बार बनाया है. सर पहले बनाते थे 4 महीने पहले, एग्जामिनेशन के 4 महीने पहले का टाइम टेबल, ठीक है, उसमें हम टारगेट ये इतना इतना पढ़ना है, उसके बाद 1 महीने बाद पता चलता है यार इसमें से कुछ भी पढ़ के नहीं हुआ है, तो फिर से 3 महीने पहले का टाइम टेबल, 1 महीने पहले का टाइम. इंप्लीमेंटेशन में वी आर वेरी मच वीक. ठीक है, सो ये जैसे बहुत लोग डिसाइड करते हैं कि सुबह सुबह जल्दी उठना है, एक्सरसाइज करना है, जिम जाना है, एक्सरसाइज करना है, व्हाटएवर, डाइट करना है, ठीक है, कुछ ना कुछ गोल्स होंगे आपके लाइफ के. कितनी बार इंप्लीमेंट होते हैं वो? बहुत कम बार. सर डाइट डिसाइड करते करने का और उसी दिन किसी का बर्थडे आ जाता है और आधा किलो में से पाव किलो केक अपन ही खा जाते हैं सर. ओके, सो क्या बताए सर, बहुत दर्द है जिंदगी में. ओके, चलो कोई बात नहीं. तो एग्जीक्यूशन अच्छा होना जरूरी है. तो एग्जीक्यूशन करने का काम इस देश में कौन कर रहा है? द सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर. अब मुझे बताओ, प्राइम मिनिस्टर अकेले, मोदी जी, इनको इनकम टैक्स एक्ट पता होगा क्या? भाई कोई भी लॉ एग्जीक्यूट करने के लिए पहले उस लॉ की जानकारी होनी जरूरी ना आपको. तो मुझे बताओ, मोदी जी को इनकम टैक्स एक्ट पता होगा क्या? नहीं. मोदी जी ने मेरा लेक्चर अटेंड किया ही नहीं है, तो कैसे पता चलेगा उनको? ठीक है ना, इनकम टैक्स का लेक्चर अटेंड किया ना जीएसटी का. ओके, तो उनको कैसे? तो फिर सर मोदी जी को लॉ पता नहीं तो इंप्लीमेंट कैसे करेंगे? मैं ऐसे नहीं कह रहा उनको पता नहीं, इन डिटेल पता नहीं है. उनको लॉस के बारे में जानकारी होती है, लेकिन इन डिटेल जानकारी होना मुमकिन है नहीं. क्यों? क्योंकि इतने तो एक्ट्स हैं इंडिया में. जैसे आपके सीएस की कोर्स में सबसे ज्यादा एक्ट पढ़ते हो आप, ठीक है, आप पहले मॉड्यूल में ही कई सारे एक्ट्स पढ़ोगे. कंपनी लॉ पढ़ोगे, इनकम टैक्स एक्ट पढ़ोगे, जीएसटी एक्ट पढ़ोगे, जीएसटी में भी 4-5 एक्ट है, वो एक्ट पढ़ोगे आप. ठीक है, देन आपका जेआईजीएल है, एसबीसी में, इसमें कई सारे एक्ट, पोबा, पोगा, सोगा, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये एक्ट वो एक्ट, पेमा है, फेरा है, सीकरा है, ठीक है, कई सारे एक्ट पढ़ोगे आप. देयर आर मेनी लॉज. अब बताओ, अपने को पढ़ने के लिए इतना टाइम लगता है तो मोदी जी क्या करेंगे वहां पे? पॉसिबल है क्या उनको? इसलिए बनाई गई, मोदी जी के अंडर बनाई गई अलग अलग मिनिस्ट्रीज. क्या बनाई गई? मिनिस्ट्रीज. ठीक है, मिनिस्ट्रीज का मतलब क्या होता है? एक एक डिपार्टमेंट बनाया गया, ऐसे समझो. ठीक है, अब ये मिनिस्ट्रीज का काम क्या है? हर एक मिनिस्ट्री को, ठीक है, अपना अपना काम सौंपा गया है. जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में एक डिफेंस मिनिस्ट्री है, तो डिफेंस से रिलेटेड जो जो लॉज है वो डिफेंस मिनिस्ट्री एग्जीक्यूट करेगा. फाइनेंस से रिलेटेड जो जो लॉ है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एग्जीक्यूट करेगा. एग्रीकल्चर से रिलेटेड लॉ है वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट करेगा. ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, ठीक है, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का मिनिस्ट्री अलग है, टेलीकॉम मिनिस्ट्री अलग है, एविएशन मिनिस्ट्री यानी एयरलाइन का मिनिस्ट्री अलग है. ठीक है, सो देन आपका क्या बोलते हैं वो एडवर्टाइजमेंट का, ठीक है, देन पिक्चर का वगैरह सेंसर बोर्ड है ना, सुना होगा. ओके, वो हर एक के लिए एक एक मिनिस्ट्री बनाई गई है. एजुकेशन मिनिस्ट्री अलग है, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स का मिनिस्ट्री अलग है, हेल्थ मिनिस्ट्री अलग है. ठीक है, सो ऐसे कई सारी मिनिस्ट्रीज बनाएंगी और ये मिनिस्ट्री के हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर. ठीक है, तो अपने लिए एग्जीक्यूटिव में जहां तक हम हैं, ठीक है, एग्जीक्यूटिव में हम सबसे ज्यादा 2 मिनिस्ट्रीज के बारे में बात करेंगे. कौन से 2 मिनिस्ट्री? एक एमसीए, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, कंपनी लॉ के लेक्चर में. ठीक है, वो एमसीए कहां आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट, ये एग्जीक्यूटिव ऑर्गन में आता है. किस ऑर्गन में आता है? इनका काम इंप्लीमेंट करना है, एग्जीक्यूट करना है. ठीक है, ओके. उसके अलावा मेरे लेक्चर में आप पढ़ेंगे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के बारे में.
मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है, सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री सारे मिनिस्ट्री में। क्यों? पैसा है तो सब कुछ चलता है, नहीं तो कुछ नहीं चलेगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के करंट हेड, हु इज द हेड, व्हाट इज द हेड ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नोन एज फाइनेंस मिनिस्टर। हु इज द करंट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री? श्रीमती निर्मला सीतारमन देवी। ठीक है, सो निर्मला सीतारमन देवी, शी इज द करंट फाइनेंस मिनिस्टर एंड कोइंसिडेंटली शी आल्सो होल्ड्स द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, एमसीए और एमओएफ, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, दोनों भी। ठीक है, इस देश में पहली बार ऐसे हो गया कि कोई श्रीमती जी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को हेल्ड कर रही है। और नॉट ओनली दैट, पहली बार ऐसे भी हुआ है कि कॉर्पोरेट अफेयर्स और फाइनेंस मिनिस्ट्री दोनों का पोर्टफोलियो एक ही देवी जी के पास है। ठीक है, चलो, सो बहुत अच्छे से चला रही है देवी दोनों मिनिस्ट्रीज को, बहुत सारी चेंजेस भी ला रही है। अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस फाइनेंस से रिलेटेड एक्ट्स एग्जीक्यूट करने का काम करती है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस किससे रिलेटेड एक्ट एग्जीक्यूट करती है? फाइनेंस से रिलेटेड। अब फाइनेंस से रिलेटेड यानी टैक्सेस से रिलेटेड। टैक्सेस कौन से टाइप के होते हैं? दो टाइप के, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डायरेक्ट टैक्सेस भी एग्जीक्यूट करने का काम करती है और इनडायरेक्ट टैक्स। लेकिन सर ये निर्मला देवी जी को डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट, उन्होंने लेक्चर अटेंड किया क्या सर आपके? नहीं किए। ओके, देवी जी ने, उन्होंने, तो फिर वो कैसे करते हैं सर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये एग्जीक्यूट कैसे करते हैं? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में फिर से दो बोर्ड्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कौन से बोर्ड सर? एक बोर्ड को हम कहते हैं सीबीडीटी और दूसरे बोर्ड को कहते हैं सीबीआईसी। फिर से सर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर दो बोर्ड बनाए गए। कौन से बोर्ड? सीबीडीटी, यानी दो डिपार्टमेंट बनाए गए समझो। एक सीबीडीटी का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, यानी ये बोर्ड बनाया गया डायरेक्ट टैक्स एग्जीक्यूट करने के लिए। डायरेक्ट टैक्स अलग है, इनडायरेक्ट टैक्स, तो इसलिए डायरेक्ट टैक्स इंप्लीमेंट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने सीबीडीटी ये डिपार्टमेंट बनाया, और इनडायरेक्ट टैक्स एग्जीक्यूट करने के लिए सीबीआईसी। सर सीबीआईसी का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। ठीक है, ऐसे दो बोर्ड्स बनाए गए। सीबीडीटी डायरेक्ट टैक्स एग्जीक्यूट करेगा, सीबीआईसी इनडायरेक्ट। ओह माय गॉड, इतना बड़ा मैकेनिज्म है सर। जी हाँ, ठीक है सर, इसका मतलब मोदी जी किसी के ऊपर रेट डाल सकते हैं क्या? बोल सकते हैं कि इसके घर पे जाके इनकम टैक्स के रेट डलवाओ? नहीं भाई, मोदी जी कैसे बोल सकता है? मोदी जी तो सबके हेड है ना, वो क्या है? हेड। तो किसी के घर पे जाके रेट डालना है तो काम कौन करेगा? इनकम टैक्स की रेट डालना है तो सीबीडीटी वाले करेंगे। सर रेट क्यों डालते हैं इनकम टैक्स वाले? भाई एग्जीक्यूशन का पावर इनके पास, तो इन्होंने बोल दिया आप अगर इनकम कमाओगे ना तो उसके ऊपर आप इनकम टैक्स भरो। सही बात है, उन्होंने बोल दिया। अब आप कमा रहे हो लेकिन भर नहीं रहे, आपके घर भर रहे हैं लेकिन इनकम टैक्स का रिटर्न आप भर ही नहीं रहे। ठीक है, वो आपने मूवी देखा होगा अजय देवगन का, कौन सा? रेड मूवी देखा होगा, कैसे छापा मारते हैं। ठीक है, सब जगह ढूंढ ढूंढ के निकालते हैं पैसा, काला धन। ओके चलो, सो ये काम कौन करता है? सीबीडीटी वाले, एग्जीक्यूटिव ऑर्गन वाले। ठीक है, आपसे टैक्स भरवा के लेते हैं, कानून फॉलो करवा के लेते हैं। ठीक है, चलो फाइन। सो दोस्तों, दो ऑर्गन्स मैंने बताया, एक क्या है? लेजिस्लेटिव ऑर्गन, दूसरा कौन सा है? एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो बताओ इस देश में सारी पावर एक के पास है या बटी हुई है? पावर डिवाइड होना अच्छा है या बुरा है? अच्छा है, क्योंकि मिसयूज ऑफ पावर नहीं होगा। ठीक है, एक ही के पास सारी पावर दे दी तो मिसयूज कर लेगा। ठीक है, आई बिलीव यहां तक आपको समझा है। जैसे आपके घर में भी होता होगा, ठीक है, अगर पापा आप पे गुस्सा कर देते हैं तो बीच में कौन आता है? होम मिनिस्टर, माता जी आती है, चुप बैठो। तो पापा को कुछ आगे बोलने की परमिशन मिलती है क्या? बेचारे, ठीक है, चुप बैठ जाते हैं। ठीक है, आपको कुछ बोल, बहुत गुस्सा होता है, आपने कुछ गलत कर दिया है तो उनको कुछ बोलना होता है तो माता जी बीच में टोक देती है तो कहानी खत्म। या सीनियर सिटीजन घर में कोई हो गए, दादा दादी नाना नानी, ठीक है, तो टोक देंगे तो रुक जाता है। ऐसे ही काम है यहाँ पे। ठीक है, किसी ने कहीं कहीं पे भी फंक्शनिंग में गलत किया तो दूसरे ऑर्गन के लोग तुरंत टोक देते हैं। ठीक है, उनको बता देते हैं आपका लिमिटेशन ये है, आपके अधिकार ये है, आपके राइट्स ये हैं, ड्यूटीज ये हैं। ठीक है, यही फॉलो करना है। ठीक है, आपके पास एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर नहीं। ठीक है, और एक ऑर्गन बाकी है, कौन सा? जुडिशियल ऑर्गन, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे कल के सत्र में। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? पक्का? चलो, जाने से पहले एक बार क्विक रिकैप। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने पावर्स को कितने हिस्सों में बांट दिया है? पहला लेजिस्लेटिव ऑर्गन, दूसरा एग्जीक्यूटिव, तीसरा जुडिशियल। ठीक है, लॉ बनाने का पावर किस ऑर्गन के पास है? लेजिस्लेटिव ऑर्गन। टू लेजिस्लेट मीन्स टू मेक लॉ,
टू लेजिस्लेट मीन्स टू मेक लॉ. ओके, अब लॉ बनने के बाद उसको इंप्लीमेंट करने का पावर एग्जीक्यूटिव ऑर्गन. अगर आप इंप्लीमेंट करने के बाद फॉलो नहीं करते तो आपको पनिश करना है. पनिश करने का पावर जुडिशियल ऑर्गन. लेजिस्लेटिव ऑर्गन जो लॉ बनाता है, लॉ बनने से पहले ड्राफ्ट फॉर्म में जब वो होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? बिल. ये बिल सबसे पहले कहां प्रेजेंट करेंगे? लोकसभा में अप्रूवल मिलने के बाद, राज्यसभा में अप्रूवल मिलने के बाद कौन साइन करेंगे? प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट इज नोन एज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ दिस कंट्री. उनके अनुमति, उनके कॉन्सेंट के बिना कुछ होना मुमकिन नहीं है. तो भाई साहब ने कॉन्सेंट दे दी तो ये लॉ बनेगा एक्ट. एक्ट बनने के बाद ही वो क्या किया जा सकता है? इंप्लीमेंट. इंप्लीमेंट करने का पावर किसके पास है? एग्जीक्यूटिव ऑर्गन में सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर सारे लॉ एग्जीक्यूट करते. इसके लिए क्या बनाए गए हैं? मिनिस्ट्रीज. फाइनेंस से रिलेटेड कौन सा मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. तो जो जो टैक्सेस से लॉ है, टैक्सेस से रिलेटेड लॉ है, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एग्जीक्यूट करेगी. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में कितने बोर्ड्स आते हैं? कौन कौन से? सीबीडीटी और सीबीआईसी. सीबीडीटी का फुल फॉर्म सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस. सीबीआईसी का फुल फॉर्म सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स. यहां तक समझा? तो आज के लिए यहीं पे रुकेंगे हम, फिर मिलेंगे कल के साथ. ठीक है, चलो, हैव अ नाइस डे, लेट्स मीट टुमारो.